आप 2013 की आपदा के बारे में बात कर रहे हो, ये वही आपदा जो केदारनाथ में हुई थी। बट आज मुझे बहुत दुख हो रहा है कि हमारे पिथौरागढ़ में कोई ऐसी रेस्क्यू टीम नहीं है जो ऊपर जाके लोगों को बचा सके। वो ये पॉइंट था जहाँ पर आपको लगा कि एडवेंचर माउंटेनियर ये आपकी कॉलिंग है, यहाँ आपको अपना करियर बनाना चाहिए। तो ऐसा लगता है कि हम समिट पे पहुंच गए हैं, तो लेकिन जब वेदर खुलता है तो फिर पता लगता है कि यार वो तो समिट ही नहीं था। क्योंकि माउंट एवरेस्ट चढ़ने में जो कॉस्ट लगती है वो 25 लाख 30 लाख शायद इंडियन अगर आप हैं तो काफ़ी पैसा लगता है। तो वो कितना पैसा लगता है, अब जरा कुछ एक एस्टिमेशन बताइए। कि जिसमें जो मेरे शेरपा थे उस टाइम, और वो एक डिसीज़न लेते कि मुझे आगे नहीं जाना। फिर वो दिन आता है आपका अटेम्प्ट वाला दिन, क्योंकि आपने एक गो में करना ऊपर तक। क्या था, क्योंकि शेरपा कम्युनिटी की अपनी लैंग्वेज होती है और जो डॉक्टर था वो पहाड़ी था। मैंने उनसे कम्युनिकेशन पहाड़ी में करी और मैंने उनको सिचुएशन समझाने की कोशिश करी। और मोस्टली मैंने सुना है कि ऊपर जाते टाइम नहीं, नीचे जब नीचे आ रहे होते हैं लोग, तब मोस्टली लोग अपनी जान खो देते हैं। ये प्रूव करने का था कि जिस तरीके से आज की डेट में नेपाल माउंटेनिंग में ये बोला जाता है कि इंडियन क्लाइंबर बहुत वीक होते हैं, या इंडियन क्लाइंबर मतलब ऐसे ही आ जाते हैं बिना ज़्यादा प्रैक्टिस के, बिना ज़्यादा एक्सपीरियंस के। तो हम लोगों को उनको ये भी प्रूव करना था कि नहीं, हम बहुत अच्छे एक्सपीरियंस में आए हुए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिहाइंड द माइक पॉडकास्ट। मैं हूं आर्या सूरज और वेलकम करता हूं एक बार इस न्यू एपिसोड में, एपिसोड नंबर 2। दोस्तों, आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, बहुत ही एक्साइटेड हूं मैं उनके लिए, क्योंकि उनका नाम है मनीष कशनियाल भाई। और क्यों? बिकॉज वो एक एडवेंचर एंथुजियास्ट हैं। इंडिया में 25 पीक कर चुके हैं, कई सारी अवार्ड्स उनके नाम पर हैं, नेशनल रिकॉर्ड्स उनके नाम पर है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो उन्होंने 25 पीक्स करी हैं उनमें से एक है डेडलीस्ट पीक, जिसको आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट के नाम से। और इसीलिए हम काफ़ी एक्साइटेड दिन से बात करने के लिए, और मैं होप करता हूँ इस पॉडकास्ट में आपको ऐसी कई सारी इन्फॉर्मेशन सुनने को मिलेगी जो कि आपने पहले नहीं सुनी होगी। अगर आप माउंटेनियर बनना चाहते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो भाई, वेलकम करता हूँ मैं आपका हमारे पॉडकास्ट में, एपिसोड नंबर 2 में। कैसे हैं आप? थैंक यू सूरज, मुझे बिहाइंड द माइक पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए, और मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ और काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो मनीष भाई, सबसे पहले ये जानने से पहले कि आपकी क्या स्टोरी रही, माउंट एवरेस्ट आपने कैसे क्लाइम किया, रिकॉर्ड्स कैसे बनाए, उनसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि भाई आपकी फैमिली कहाँ से है, आप कहाँ से हो, किस तरह के आपका लाइवलीहुड रहा, बचपन कैसा रहा, कहाँ से आप बिलोंग करते हो, उसके बारे में हमें और हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताइए, ताकि हमें आपकी बैक स्टोरी के बारे में थोड़ा मालूम पड़े। मैं बेसिकली पिथौरागढ़ से हूँ। उत्तराखंड के छोटा सा एक डिस्ट्रिक्ट है पिथौरागढ़, और वहीं एक गांव है कासनी। तो मैं वहीं पैदा हुआ, और जो मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड था वो वहीं पिथौरागढ़ में ही हुआ। मेरा कॉलेज भी वहीं से मैंने किया था, और मैं बहुत ही हम्बल एक फैमिली बैकग्राउंड से हूँ। और जो मेरे फादर हैं वो नॉर्मल एक फार्मर हैं, जो पहाड़ में मतलब हम लोग फार्मिंग करते हैं वही करते हैं, और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, और मेरी एक छोटी सिस्टर है। तो यही छोटा सा हमारा एक परिवार है, और यह है कि पहाड़ों के बीच हम रहते हैं। बहुत कमाल की बात है, पहाड़ों के बीच रहना अपने आप में एक एक मतलब प्लेजर है मेरे ख्याल से, एक बहुत ही कमाल की चीज़ है। तो आपने पढ़ाई वगैरह सब पिथौरागढ़ से ही करी आपकी, जो आपकी स्कूलिंग वगैरह सारी वहीं से हुई। तो जब आपकी स्कूलिंग हो रही थी, जब आप अपना शुरुआत कर रहे थे, तभी से आप एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह इन सब चीज़ में इंक्लूड हो गए थे, कैसा था सीन? मैं क्लास 8 में था, तो उस टाइम पे मेरे को एक मौका मिला था कि एडवेंचर एक इंट्रेंसिक क्लाइंबर एंड एक्सप्लोरर्स करके एक पिथौरागढ़ में एक क्लब है, तो उनके साथ मैंने अपने एडवेंचर की शुरुआत की थी। तो उस टाइम मैं बहुत छोटा था, तो ये सब चीज़ें उतनी समझ में नहीं आती थी। बट हाँ, एक पर्सनली जब हम एडवेंचर फील्ड में थे तो बहुत मज़ा आता था कि हम लोगों को वहाँ पे पहाड़ चढ़ना सिखाया जाता था। तो वहीं से कहीं ना कहीं एक रुचि बनी। तो जैसे ही मैंने अपनी 12th की क्लास पूरी करी, तो ये था कि जैसे मैं हम्बल बैकग्राउंड में था, एक तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास ये था कि जो मेरे दोस्त थे वो अलग अलग कोर्स करने जा रहे थे। तो जब मैंने अपने घर पे ये डिस्कस किया कि मुझे भी एक कोर्स करना है, तो मेरे घर वालों ने ये बोला कि यार अभी तो हमारे पास ऐसा कुछ रिसोर्सेज नहीं है जिससे हम कोर्स करा पाए, बट आपके पास कुछ ऑप्शन हैं। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में आप आर्मी में जा सकते हो, पुलिस सेक्टर में जा सकते हो, तो ये आपके पास ऑप्शन है। बट यही था कि मुझे थोड़ा सा कुछ अलग करना था, और वही अलग करने की जिद में तो मेरा एडवेंचर का एक बैकग्राउंड बना। अच्छा, तो उसके बाद फिर क्या, कैसे रहा आगे की जर्नी, कैसे रही? जैसे 2012 में मैंने अपना 12th पूरा किया था, और 12th पूरा करने के बाद मैं प्रिपरेशन कर रहा था कि हायर एजुकेशन के लिए मैं देख रहा था। तो मैंने उस टाइम पे कॉमर्स ली हुई थी, कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था। तो उसी दौरान उत्तराखंड टूरिज्म में एक ट्रैकिंग नंदा देवी राज जात यात्रा का जो
2013 में यात्रा होनी थी, उस पर एक रेस्क्यू टीम बननी थी। तो वहाँ उस टीम में कुछ लोगों का सिलेक्शन होना था, तो उस ट्रिप पे मैं गया हुआ था। तो उसी दौरान 2013 का जो बहुत बड़ा उत्तराखंड का डिज़ास्टर था वो हुआ, और उस टाइम पे हम लोग रूपकुंड वाले ट्रैक पे थे। तो उस ट्रैक के दौरान हम लोग, मतलब ये था कि हम लोग फंसे थे। तो हाँ, क्योंकि डिज़ास्टर आ गया था, फ्लड आ गया था, पिंडर रिवर में बहुत ज़्यादा पानी बढ़ गया था, तो जिस वजह से काफ़ी सारे पुल बह गए थे, तो हम लोग भी वहाँ फंसे हुए थे। अच्छा, जब हम तो लोग आप वापस जो आए, जो आप 2013 की आपदा के बारे में बात कर रहे हो, ये वही आपदा जो केदारनाथ में हुई थी? हाँ, जो मेन आपदा हुई थी वो केदारनाथ में हुई थी, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन लॉस हुआ था। लेकिन उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट है, चाहे वो पिथौरागढ़ है, वहाँ पे भी मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, जिसमें प्रॉपर्टी और रिसोर्सेज लोगों के बहुत बह गए थे। तो इस तरफ मतलब ये है कि इस साइड का जो डिज़ास्टर था वो कम हाईलाइट हो पाया था। अच्छा, ओके। तो उसके बाद हम लोग, ये था कि उस ट्रिप के बाद जब हम पिथौरागढ़ आए, तो मेरा एक पर्सनली इंटरेस्ट था कि मुझे फ़र्स्ट एड सीखना था, मतलब मुझे मेडिकल लाइन में कुछ सीखना था। तो रेड क्रॉस के साथ मैं कनेक्ट हो चुका था, तो उस टाइम हम लोगों को मौका मिला कि पिथौरागढ़ के धारचूला में कुछ रिलीफ मटेरियल लेके हम लोगों को जाना था। तो उस दौरान जब हम लोग रिलीफ मटेरियल लेके गए, तो एडमिनिस्ट्रेशन से हम जब मिले, तो उन्होंने एक बात ये कही थी कि देखो आप लोग बहुत छोटे हो, 17 साढ़े 17 साल के हम जी। लोग 5 लोग थे। तो उसमें जो सबसे बड़े भैया हमारे थे वो लगभग 23-24 साल के थे। तो ये था कि हम जब छोटे छोटे थे, तो उन्होंने ये बोला कि यार आप लोगों की मैं बहुत तारीफ़ करता हूँ कि आप इतनी हिम्मत के साथ यहाँ तक आए हो, बट आज मुझे बहुत दुख हो रहा है कि हमारे पिथौरागढ़ में कोई ऐसी रेस्क्यू टीम नहीं है जो ऊपर जाके लोगों को बचा सकी। क्योंकि क्या हो गया था कि तवा घाट का जो ब्रिज था वो बह गया था, अच्छा, और वहाँ पे धौली और काली का संगम होता है, जो पानी का फ्लो था वो बहुत ज़्यादा था। तो उसी दौरान जैसे क्या होता है कि बचपन में जब कहते हैं ना कि जवानी का जोश होता है, तो उसी जोश की एक घंटी बजती है हमारी, और हम ये बोलते हैं कि यार हम लोगों ने ना जो अभी तक सीखा हुआ है, आज हो सकता है कि उसको इम्प्लीमेंट करने का मौका मिले। तो हम पांचों लोग आपस में डिस्कशन करते हैं और हम लोग वहाँ जाने का फ़ैसला लेते हैं। तो करीबन करीबन 2 दिन बाद हम लोग उस एरिया में पहुँचते हैं, और उस एरिया में पहुँचने के बाद सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो वहाँ का पुल बहा था, और वो जो कंडीशन थी वो बहुत ही डरावनी थी। नदी के उस पार एक बहुत बड़ा बोल्डर था, और बोल्डर के ठीक ऊपर लगभग मतलब 150 से 200 लोग खड़े हुए थे, और एक ट्रॉली ब्लीज जो हमारा लोकल जुगाड़ उसका बनता है, रस्सी से उसमें ड्रम बांध के एक ट्रॉली बनाई गई थी। अच्छा। तो वहाँ लोग पार कर रहे थे। तो उस दौरान मैंने एक सबसे बड़ा चीज़ ये देखा कि वहाँ पे क्या था ना, जिन लोगों ने वो ट्रॉली बनाई थी उस टाइम पे वो उनसे पैसे ले रहे थे। तो मैंने एक पर्सनली एक चीज़ देखी कि एक लेडी थी, उनके मतलब उनके हाथ में एक बच्चा था, जिसकी लगभग मतलब वो 1 साल का बच्चा होगा, और उनके पास एक बैग था। तो उस कंडीशन में भी वो मतलब ये बोलते हैं कि भाई आपका जो पैसा है बैग का अलग पड़ेगा, बच्चे का अलग पड़ेगा, और आपका अलग पड़ेगा। तो यहाँ पे मतलब थोड़ा सा एक मुझे मतलब ये था कि एक जो जोश था वो हमारा बड़ा, कि नहीं भाई हम मतलब एक रोप ब्रिज बनाएंगे। तो क्योंकि और हम लोगों ने जो ड्रेस पहनी हुई थी वो रेड क्रॉस की पहनी थी। अच्छा, तो जो ट्रॉली वाला था उसने हमसे पैसे नहीं लिए। तो मतलब ये था कि अगर हम सरकारी तंत्र के लोग हैं तो हमसे पैसा नहीं लिया जाता है, और अगर हम आम इंसान हैं जिनको उस टाइम रियल में ज़रूरत है तो उनसे उस टाइम भी पैसा लिया जाता है। तो हम लोगों ने उनकी हेल्प से उसी ट्रॉली से हमने वापस अपने 2 लोगों को पार भेजा। और जो कम्युनिकेशन का था, क्योंकि ये था कि उस टाइम पे हमारे पास कोई वायरलेस नहीं था, और बीएसएफ के और एसएसबी के कुछ लोग वहाँ पे थे, और तो उन्हीं से हम लोगों ने ये किया था कि एक कम्युनिकेशन के लिए हम लोगों ने एक बार बात करी थी, और अपने लोगों को ये बोला था कि लगभग नदी के 200 मीटर अगर हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं धौली गंगा की तरफ, तो वहाँ पे एक सकरा पॉइंट था जहाँ पे मतलब ये हो सकता था कि हम लोग रोप ब्रिज बना सकते थे। और इसी दौरान हमने एक कमरे के अंदर अपना बैग रखा हुआ था। तो रेंडमली जब हमारे 2 बंदे उस एरिया में पहुंच जाते हैं, हम लोग रोप लेने के लिए उस कमरे में गए, और आप यकीन नहीं मानोगे, जो हमारे बैग थे, बैगों के बीच में इतनी बड़ी बड़ी दरारें थी कि हम ये सोच रहे थे कि अगर हम रात को इस कमरे में होते तो शायद मतलब हमारे साथ कुछ भी हो सकता था। मैंने पहली बार अपनी लाइफ में एक मतलब टूटता हुआ घर देखा, कि वो देखते देखते मतलब कुछ सेकंड में वो घर धीरे 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 खिसक के गिर गया पूरा था। हाँ, तो मतलब एक ये था कि मुझे वहाँ से एक मोटिवेशन मिला कि यार और उस टाइम आपकी आप बता रहे हैं कि 12th खत्म हुआ था उस समय पे, तो बहुत ज़्यादा आपकी एज भी नहीं थी जो आप ऑलमोस्ट 17 साढ़े 17 के आसपास का मैं था।
तो यही है कि उस टाइम पे हम लोगों ने जहाँ पे हम लोगों ने फैसला लिया था ब्रिज बनाने का, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, इंडियन आर्मी वहाँ पे ऑलरेडी अपनी एक पूरी टुकड़ी के साथ काम कर रही थी और मोर देन 70 लोग उसके वहाँ पे थे। तो होता क्या है कि जब सेम चीज़ हम लोग करते हैं तो ईगो क्लैश आते हैं। तो वहाँ पे क्या था, हमें ना एक मेजर साहब थे, उन्होंने बोल दिया कि यार ये काम हम पिछले 3 दिन से कर रहे हैं, हमसे नहीं हुआ, तुम क्या कर लोगे। तो इतने में क्या था कि हम लोग करीबन 11:30 बजे से वो ट्राई कर रहे थे और 1 बज गया था। वो लोग लंच टाइम के लिए गए और रैंडमली मुझे एक चीज़ याद आई। जैसे बचपन में हम पतंग जब उड़ाते थे, जब हमारी पतंग मतलब अटक जाती थी, उसके बाद हमारे पास रस्सी बचती थी, तो हम लोग क्या करते थे, रस्सी में पत्थर बांधते थे और उसी से खेलना शुरू कर देते थे। तो सडनली मेरे दिमाग में एक आया कि यार हमारे पास सुई धागे वाला तागा है और पत्थर तो यहाँ बहुत सारे हैं, तो क्यों ना मतलब ऐसा कुछ किया जाए कि बहुत सारे धागे जोड़ के रस्सी पार की जाए। क्योंकि जो हम रस्सी फेंक रहे थे वो लगभग 10 mm की रोप थी और हमें ऐसा लग रहा था कि हम बहुत दूर थ्रो कर रहे हैं, लेकिन वो थ्रो ऑलमोस्ट 5 से 6 मीटर हो रही थी। तो जब हम लोगों का ने ये फेस किया, तो इसी दौरान मैंने देखा कि एक लोकल महिला घास काट के आ रही थी, तो उनके पास प्लास्टिक की लगभग 10 मीटर के आसपास की रोप पड़ी हुई थी। तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया उनसे कि आप थोड़ी देर के लिए अपना घास रख दो और हमें ये रस्सी दे दो, और इसको हम लोग सुई धागे वाली रस्सी में हमने क्या किया था कि सबके पास 2-2 3-3 सुई धागे की रोल पड़ी थी और कुछ रोल हमने खरीदी। सुई धागा मतलब क्या, पतले वाले या हाँ, कुछ पतले वाली जो रोल धागा होता है, होता है? बिल्कुल। तो उस वाले पतले वाले रोल को हमने क्या किया, 4-5 रोल को मिक्स करके एक मोटा बनाने की कोशिश करी और उससे फिर थ्रो किया। तो ये था कि जब हमारा पहला पत्थर नदी के पार जाता है ना, जो अंदर से जो मतलब खुशी आती है ना कि ऐसा लग रहा था कि हमने सब कुछ अचीव कर लिया। तो धीरे धीरे पेशेंस के साथ हम लोगों ने कोशिश करी कि उस रस्सी को पार करो, उसमें प्लास्टिक का रोप बांधा और देन फाइनली हमने उस रोप को पार किया, अपना जो हमारा 10 mm का रेस्क्यू रोप होता है माउंटेनियरिंग का। क्योंकि उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है और नदी के ऊपर सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जब हम किसी चीज़ को थ्रो करने की कोशिश करते हैं तो हवा बहुत चलती है। तो वो क्या है कि हवा का प्रेशर है और पानी में अगर रोप टच हो रहा है तो वो बहुत फोर्स में वो रोप बहुत दूर तक जा रहा है। तो फाइनली जब हमारा रोप पार होता है तो हमने सबसे पहले क्या किया, रोप एंकर किया और एंकर करने के बाद ये था कि हमने जो हल्ला किया उससे जो वहाँ पे बगल में बीएसएफ की एसएसबी की जो चौकी थी उसके इंचार्ज बाहर आ गए। तो उस टाइम इंचार्ज बाहर आए और वो हम लोगों को नोटिस कर रहे थे, बट हमारे दिमाग में इतना ये भी नहीं आया कि कोई हमें देख रहा है। बट मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि जब उन्होंने ये बोला कि बेटा आप लोगों ने ना ये रोप पार कर लिया है, अब एक बार आ जाओ, मेरी पूरी टीम आपके साथ लंच करने का वेट कर रही है। और उस टाइम हो गया था करीबन 5 बजे। तो जब शाम के 5 बजे हम लोग गए तो हमने देखा कि जो बीएसएफ के लोग थे सारे वो हमारे साथ बैठे हुए थे। और उस टाइम पे उसी दौरान ये था कि जब हम लोगों ने शोर किया तो जो आर्मी की टीम थी जिनने हमें मतलब ये बोल सकता हूँ कि मैं, उन्होंने हमने डिमोटिवेट तो नहीं किया, बट हाँ ये है कि जब इस तरीके की चीज़ें करते हैं नहीं हो पाता है तो अंदर से गुस्सा आता है। तो उसी गुस्से के कारण जो उन्होंने निकाला और उसी से हमारा ये हो गया कि हमारे अंदर से जोश आया कि नहीं हम कर सकते हैं। तो जैसे हमने किया तो उन्होंने अपने 2 जवान भेजे कि ये हल्ला क्यों कर रहे हैं, कोई भय तो नहीं है इस तरीके। जब उनने देखा कि रोप नदी के ऊपर लगी हुई है तो पर्सनली उनके जो मेजर साहब थे वो हमसे मिलने आए और उन्होंने पिथौरागढ़ ब्रिगेडियर को रिपोर्ट किया कि यार ये 5 लड़के आ रखे हैं और ये बोल रहे हैं कि हम लोग रेड क्रॉस से हैं, हमें ज़्यादा तो नहीं पता। क्योंकि उस टाइम ये होता था कि सेफ्टी मेजर के वो अपनी इन्फॉर्मेशन देते थे। तो उन्होंने एक बात ये कही कि ये काम हम तो नहीं कर पाए बट ये बच्चों ने कर दिया। तो ब्रिगेडियर साहब ने उनको ये बोला कि आप एक काम करिए कि आप इनके साथ मिलके ऊपर जाने की तैयारी करें, कि क्योंकि ऊपर भी रास्ते बहुत ख़राब हुए थे। अच्छा, जैसे एक ब्रिज यहाँ बना तो ऊपर की तरफ एक और ब्रिज बना। उन्होंने बताया हमारे मतलब जो रूम हमारा था बाद में जहाँ पे हमने शिफ्ट किया हुआ था, उन्होंने एक गनमैन हमारे लिए लगा दिया। तो हमारा कोई बंदा अगर वॉशरूम करने भी जाता है तो वो गनमैन पहले पूछता है कि सर आप कहाँ जा रहे हो। तो मतलब एक हमें ऐसा लगता था कि यार हमने ना बहुत बड़ा कुछ काम कर दिया है। तो वहाँ से मतलब हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिला। तो मेरे ख्याल से ये आपका पहला एक सक्सेस का टेस्ट कह लें, एडवेंचर के साथ प्लस, लेकिन इसमें लाइफ सेविंग चीज़ भी थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई एडवेंचर ट्रिप है, ऐसी चीज़ नहीं थी, इसके अलावा लाइफ सेविंग था कि आप एक लोगों की मदद भी कर रहे हैं साथ में। इस टाइम लगभग मोर देन 700 लोगों को हमने उस एरिया से निकाला हुआ था। अच्छा, तो ये एक था कि इतना बड़ा काम और हम इतनी कम एज में कर रहे हैं। जब हम वापस आते हैं तो कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। अखबारों में हमारी फ़ोटो छपी थी, हमें नहीं पता कि किसने छापी, किसने हमारी फ़ोटो भेजी। तो हमारे घर वालों ने अखबार की कटिंग रखी हुई थी, लेकिन कटिंग हमें मिलने से पहले एक थप्पड़ मिला
तो हमारे घर वालों ने बोला कि और चीज़ तो ठीक है लेकिन तुम वहाँ मरने गए थे। तो मतलब ये था कि अब हमें ये लगा कि यार शायद हमने कोई गलती करी होगी इसलिए घर वाले भी डांटते हैं। बट हाँ, उसके बाद जब उनने डांटा तो उसके बाद प्यार से बोलते हैं कि यार तुम्हारी ना अखबार में फ़ोटो छपी है। तो मतलब ये कहीं ना कहीं हम लोगों को लगा कि हमने बहुत बड़ा काम किया और इसी के लिए 2013 और 15 में हम जो हमारी टीम थी उसको गवर्नर अवार्ड से मतलब उत्तराखंड गवर्नमेंट ने हम लोगों को सम्मानित किया था। तो मनीष भाई, ये था आपका स्टेट अवार्ड जिसे कहते हैं गवर्नर अवार्ड। ये आपका फर्स्ट था इनकाउंटर जिस कोई अवार्ड मिला और रिकग्निशन मिली हो, अखबार में आपकी फ़ोटो भी आ गई। तो क्या वो ये पॉइंट था जहाँ पर आपको लगा कि एडवेंचर माउंटेनियर ये आपकी कॉलिंग है, यहाँ आपको अपना करियर बनाना चाहिए? इस सब के बाद मतलब मेरे को ऐसा लगा कि जो हमारा माउंटेनियरिंग और जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है ये कहीं ना कहीं रिलेट करता है। और उत्तराखंड में मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये कोर्स करने चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा जोग्राफिकल कंडीशन है पहाड़ों का तो वो रिलेट करता है। तो यहीं से मुझे मोटिवेशन मिला कि मुझे माउंटेनियरिंग शुरू करनी चाहिए। तो ये इसके बाद आपने फिर IMF को ज्वाइन किया? इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन को ज्वाइन करने से पहले मैंने एज अ माउंटेनिंग स्टूडेंट स्टूडेंट अपना एडमिशन लिया जिसमें मैंने बेसिक माउंटेनिंग कोर्स शुरू किया था जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग पहलगाम से। और 2014 में मैंने फिर एडवांस माउंटेनिंग कोर्स किया HMI दार्जिलिंग से। और 2015 में मैंने अगेन मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन कोर्स किया और 2016 में मैंने सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स किया। तो जैसे ही मेरे चारों कोर्स कंप्लीट हुए तो उसके बाद इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन क्या करता है कि जो भी हमारे नई जनरेशन के लोग माउंटेनिंग अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वो हर साल एक्सपीडिशन लॉन्च करते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों को जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो पूरा करके हम लोगों को वहाँ पे फॉर्म सबमिट करना होता है। और फॉर्म सबमिट करने के बाद जो अगर हमारा क्वालिफिकेशन मैच कर रहा है उनके साथ तो वो हम लोगों को एक्सपीडिशन में लेके जाते हैं। तो आप मुझे थोड़ा ये समझाइए और हमारी जनरल पब्लिक को भी समझाइए, जैसे आपने कहा कि इंडियन माउंटेनियर जो फाउंडेशन है लेकिन अपने कोर्सेज करें अलग जगह से, तो फिर ये IMF क्या है? इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन एक अपेक्स बॉडी है माउंटेनिंग की जिसके अंदर ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट है वो भी रजिस्टर्ड होते हैं। अच्छा, ओके। तो यही है कि अगर हम लोग कहीं भी बेसिक माउंटेनिंग कोर्स या एडवांस करते हैं तो उनके पास भी एक लिस्ट होता है, वो भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली वो इंस्टीट्यूट नहीं है, वो फाउंडेशन है। ये मतलब ये बोल सकते हैं कि वो माउंटेनिंग का फेडरेशन है। तो फिर आपकी पहली पीक आपने कौन से साल में करी और वो कौन सी पीक थी और उसका एक्सपीरियंस ये ज़रूर बताइए। मैंने जो माउंटेनिंग शुरू करने से पहले पीक भी कर ली थी। अच्छा। लेकिन वो पीक अनऑफिशियली थी क्योंकि वो एक ट्रैकिंग पीक थी तो मैंने वो कर ली थी। लेकिन जो मेरा पहला इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन के साथ जो मेरा एक्सपीडिशन था वो माउंट गंगोत्री 3 का था। और वो जो एक्सपीडिशन था 2017 में मैंने किया था और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि ITBP के साथ मुझे जाने का मौका मिला था। और उस एक्सपीडिशन में सबसे छोटा मैं था तो मेरे को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला था। और जब हम लोगों को ये पता चला कि जब हम टीम में थे कि हमारे साथ बहुत सारे ऑफिसर्स भी वहाँ पे थे तो हम लोग उनके साथ बैठते थे, उनके एक्सपीरियंस सुनते थे और साथ में हम अपने जो सीनियर्स वहाँ पे हमारे माउंटेनर थे क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने पहले से क्लाइंबिंग करी हुई थी। तो वो कौन सा पीक था? गंगोत्री 3। हाँ, गंगोत्री रीजन में ही पड़ता है वो। गंगोत्री 3। हाँ। वो कितना डिफिकल्ट है, कैसा है, कुछ उसके बारे में पीक के बारे में बताइए कुछ ज़रा। गंगोत्री 3 जो पीक है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। वो इसलिए है क्योंकि उसका जो समिट पुश है तो वहाँ पे मोस्टली क्या होता है कि फॉग लगे रहता है तो जस्ट उसके नीचे वाला जो हम्प है वो भी ऐसा लगता है कि सेम समिट है। तो हम लोगों को वहाँ पे ये पता चला कि 2007 में वो पीक लास्ट टाइम क्लाइंब सक्सेसफुली हुआ है और 2017 में हमारी जो टीम थी उसने दोबारा उसको अच्छे से सबमिट किया जो ट्रू सबमिट था। वरना कई बार हम ऐसा होता है कि अगर मौसम साफ़ नहीं है तो जो उसका नीचे वाला जो हम्प है वो करीबन 500 मीटर नीचे है तो ऐसा लगता है कि हम सबमिट पे पहुंच गए हैं। तो लेकिन जब वेदर खुलता है तो फिर पता लगता है कि यार वो तो सबमिट ही नहीं था। तो उसके लिए क्या होता है कि हम लोगों को जो एरियल फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ्स हम लोग शूट करते हैं तो वो बाद में जो इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन है वो क्रॉस चेक करता है जो पुराने रिकॉर्ड्स होते हैं लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड और फोटो और वीडियो के हिसाब से वो मैच करते हैं और वो देखते हैं कि इन्होंने सबमिट एक्चुअल में किया है या नहीं किया। तो ये आपका पहला पीक था। तो पहला पीक करने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ?
क्या उसके बारे में थोड़ा हाँ, बताइए। तो पहला पीक करने के बाद मतलब ये था कि वहाँ पे ना हमारी दो टीम बनी हुई थी। एक टीम थी कि जो स्टार्टिंग में जाएगी और एक सेकंड टीम में थी, तो मेरा पहली वाली टीम में सिलेक्शन हो गया था। तो जब हम लोगों ने वहाँ पे सबमिट किया तो एक अलग सी खुशी थी। जैसे कि हम लोग सबमिट से 500 मीटर नीचे ऑलमोस्ट सुबह 4 बजे पहुँच चुके थे। लेकिन ये था कि मौसम थोड़ा सा वहाँ पे फॉगी था और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि आगे रूट है या नहीं है। क्योंकि ना वहाँ पे ये था कि समिट से जैसे अब हम लोग ईस्ट फेस पे जा रहे थे, तो उसका हल्का सा हम लोगों को लेकर के साउथ में उसकी तरफ को जाना था हम लोगों को पीक के। तो उसके लिए हम लोगों ने 1 घंटा वहाँ पे कदम ताल किया। तो उस अल्टीट्यूड में ऑलमोस्ट 6,000 मीटर में कदम ताल करने का एक नया एक्सपीरियंस था। क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी जो हमारा क्या कहते हैं ऑक्सीजन लेवल होता है वो कम होता है। तो विदाउट ऑक्सीजन जितनी भी 7,000 तक की पीक होती है इंडिया में, तो वो मोस्टली वो विदाउट ऑक्सीजन सप्लीमेंट ऑक्सीजन ही की जाती हैं। तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। तो ये बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ? हाँ, क्योंकि मोस्टली वही होता है कि जो ट्रेडिशनल हमारा तरीका है, तो मोस्टली ये करते हैं कि कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा अल्टीट्यूड विदाउट सप्लीमेंट ऑक्सीजन के किया जाए तो उसी हिसाब से एक्लेमेटाइज होती है बॉडी। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और जब नीचे हम लोग आ रहे थे तो मेरे साथ एक क्लाइंबर थे, तो उनके ऑलरेडी फ्रॉस्ट बाइट होता था। तो उस टाइम पे भी उनका फ्रॉस्ट बाइट हो चुका था। वहाँ पर हाँ, भी तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मेरे जो पैर थे मतलब बहुत जम चुके हैं। जब हम लोग नीचे पहुँचे तो हमने जब शूज़ वगैरह रिमूव किए तो उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि हाँ मतलब नॉर्मल है। तो उनको थोड़ा सा सिम्टम हो गया था और रातों रात उनको फिर नीचे कोपांग लेके आए थे। तो मतलब ये था कि एक नया एक्सपीरियंस था। तो गंगोत्री 3 भी क्या डेडली टाइप का है कि इसको इतना डेंजरस, किस लेवल पे डेंजरस है ये वाला पीक? इसको हार्ड में ले सकते हैं हम लोग। जैसे क्या होता है कि एक इजी मॉडरेट और हार्ड होता है। मोस्टली ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि 8,000 मीटर ही डेडली पीक्स हैं। तो कई सारी ऐसी पीक्स हैं कि 5,000 मीटर 6,000 मीटर भी ऐसी पीक है जिनको आज तक लोगों ने क्लाइम ही नहीं किया है। तो ये है कि हर पीक का अपना एक जोग्राफिकल कंडीशन होता है और ज़रूरी नहीं है कि वो अल्टीट्यूड के हिसाब से हो। तो जब आपने गंगोत्री 3 करा क्या, इसकी भी कुछ प्रिपरेशन थी काफ़ी समय की? जैसे हमने नॉर्मली सुना है कि जो थोड़ी डेंजरस पीक होती हैं, थोड़ी हार्ड होती है, उससे पहले काफ़ी कुछ ट्रेनिंग होती है। यही था कि एक्सपीडिशन में जाने से पहले मैंने अपनी कुछ तैयारी की हुई थी। क्योंकि यही होता है कि आपकी फ़िज़िकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि प्रिपरेशन वाले पीरियड में हम लोग रनिंग करते हैं वेट के साथ। अच्छा। लगभग 5-10 किलो हम लोग अपना वेट कैरी करते हैं और सुबह सुबह हम लोग रनिंग वगैरह के लिए जाते हैं, एक्सरसाइज योगा करते हैं। तो यही चीज़ें बाद में काम आती हैं। तो गंगोत्री 3 पीक के बाद फिर आपने कितनी पीक्स करी थी माउंटेन एवरेस्ट जाने से पहले? हाँ, एवरेज जाने से पहले मैंने लगभग 15 के आसपास पीक कर ली थी। हाँ, मतलब तो काफ़ी हाँ, एक्सपीरियंस। वही है कि बैक टू बैक मेरे को अच्छा चांस मिला। क्योंकि मैं इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन में मैं हर साल अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करता था। तो एक्सपीरियंस के हिसाब से क्योंकि वहाँ पे यही होता है कि जो हमारे यूथ होते हैं उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो मेरे को अच्छा एक इनिशिएटिव जो इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन का है, तो उनके साथ एक्सपीडिशन करने के मौके मिले। और कई बार हम लोगों ने इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन क्या करता है कि जो हमारे इंडियन हिमालयाज़ है उसको क्लीन करने के लिए भी एक्सपीडिशन लॉन्च करता है। अच्छा। तो उस एक्सपीडिशन में भी जाने का मुझे मौका तो मिला। आप वो ड्राइव भी सेल्फ मतलब क्लीनिंग ड्राइव भी होती थी और आपकी वो सबमिशन भी हो जाती थी? हाँ, तो यही है कि उनके साथ मैक्सिमम हम लोग पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते थे। तो IMF का बेनिफिट एक्चुअली में ये होता है कि आपको मतलब अपनी तरफ से कुछ फीस वगैरह नहीं पे करनी पड़ती, गवर्नमेंट आपको स्पॉन्सर्ड करती है बेसिकली देखा जाए तो। इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन यही करती है कि वो जो लोग क्लाइंबिंग नहीं कर पाते, जैसे क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। अभी बेसिकली लोग इसको स्पोर्ट भी नहीं मानते हैं, बट ये एकमात्र एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें आपको फिज़िकली और मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है। क्योंकि बाकी स्पोर्ट्स आपको क्या करते हैं कि अगर हम लोग सपोज़ कोई गेम खेलते हैं तो उसमें हार और जीत का खेल है कि एक टीम जीतेगी और एक हारेगी। बट अगर हम लोग यहाँ पर क्या है कि क्योंकि ये बोलते हैं कि जैसे आपने एक चीज़ सुना होगा, माउंटेन्स आर कॉलिंग। तो वो होता है कि आप अगर दिल से चाहोगे कि किसी माउंटेन में जाना है तो आपको मौका भी मिलता है, बट उसके प्रति फिर हम लोगों को ईमानदार भी होना पड़ता है। तो ये चांसेस थे आपने 15 पीक्स माउंटेन एवरेस्ट क्लाइम करने से पहले आपने 15 पीक्स कर ली थी। तो अब आते हैं सबसे चैलेंजिंग पार्ट में और सबसे एक्साइटिंग पार्ट में। मनीष भाई, माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने के पहले की कहानी आप मुझे बताइए कि क्या आपका ये सपना था माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना, और कैसे आपको मौका मिला, ये बताइए। मौका कैसे मिला माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने का?
मैं अपनी एक्सपीडिशन जब मैंने अपने शुरू किए थे कोर्स करने के बाद, तो मैं कोशिश कर रहा था, मैं स्पॉन्सरशिप के लिए भी ट्राई कर रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा ये नहीं पता था कि किस तरीके से स्पॉन्सरशिप ली जाती है, बट यही था कि जितने हमारे सीनियर थे या जिनसे कांटेक्ट बनता था, और फेसबुक मतलब इंटरनेट सोशल मीडिया के उससे भी मैं देखता था कि किन लोग कौन कौन इस फील्ड में हैं। तो मेरी उनसे भी बात होती थी कि किस तरीके से चीज़ें की जाती हैं। तो मेरे एक फ्रेंड थे रफ़ीक, वो पूना से हैं, तो उन्होंने एवरेस्ट क्लाइंब किया था और वो मेरे कोर्समेट थे। 2014 में एडवांस कोर्स पे वो आए हुए थे, तो उस टाइम पे उन्होंने एवरेस्ट कर लिया था। तो मैं उनसे भी पूछता था कि भैया किस तरीके से मुझे एज अ स्पॉन्सरशिप लेने के लिए ट्राई करना चाहिए। तो वो मुझे गाइड करते थे कि आप जितना अपना एक्सपीरियंस बढ़ाओगे और उसी एक्सपीरियंस को रिटर्न फॉर्मेट में लेके आओगे, और आपका मतलब जो भी प्लान है तो उसको आपको सबमिट करना होता है, और उस हिसाब से आपको चांसेस होते हैं कि स्पॉन्सरशिप मिल जाए। और स्पॉन्सरशिप मिलना मतलब अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि इंडिया में बाकी गेम्स को तो स्पॉन्सरशिप के लिए आप बार बार कह रहे हैं, मैं आप चाहूँगा कि आप व्यूअर्स को ये बताएं कि क्यों आप कर रहे हैं। क्योंकि माउंट एवरेस्ट चढ़ने में जो कॉस्ट लगती है वो 25 लाख 30 लाख शायद इंडियन अगर आप हैं तो काफ़ी पैसा लगता है। तो वो कितना पैसा लगता है, अब जरा कुछ एक एस्टिमेशन जैसे बताइए। अगर स्टार्टिंग पैकेज है, हम ये देख सकते हैं कि 20 लाख से वो शुरू हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके की वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। और ऑलमोस्ट मतलब ये है कि लगभग अगर एक बंदा एवरेस्ट की तैयारी कर रहा है तो उसको 25 से 30 लाख रुपए चाहिए होते हैं। इसीलिए आपको, हाँ, बिल्कुल। अगर आप इंडिपेंडेंट माउंटेनियर हो तो आपको स्पॉन्सर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, आपको आईएमएफ के थ्रू मौका मिला। हाँ, मेरे को एक मौका ये मिला कि इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन ने जैसा एक्सपीडिशन लॉन्च किया था, तो एक 2019 में एक एप्लीकेशन फॉर्म लॉन्च हुआ था, इंडियन एवरेस्ट मैसिव एक्सपीडिशन उसका नाम था। तो वो एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था, तो उससे जस्ट पहले मैं ब्रिटिश एक्सपीडिशन के साथ एज अ लाइजन ऑफिसर भी गया हुआ था। तो और उसी दौरान मैंने एक पीक क्लाइंब किया था, नंदा लपाक। अच्छा। तो वो मैंने सोलो क्लाइंब किया था, तो मतलब विदाउट लॉजिस्टिक जो सपोर्ट था वो मेरे साथ बेस कैंप में था, बट एज अ क्लाइंबर मैं सोलो था। तो वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेने का मौका मिला खुद से। ये था कि जब आप सोलो क्लाइंबिंग करते हैं, एज अ एल्पाइन स्टाइल आप जब क्लाइंबिंग करते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो किसी को कुछ पता नहीं चलता है। तो मैंने फेस किया कि जो मतलब ये था कि जितना मैंने आज तक सीखा हुआ था मुझे वो करने का मौका मिला। और उसी के जस्ट बाद जैसे मैं एक्सपीडिशन के बाद आया, तो जो इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन का एप्लीकेशन फॉर्म था वो निकला हुआ था। तो मैंने भी उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरा, और बहुत सारे लोगों ने उसको भरा था। मोर देन 5000 लोगों ने, जो हमारे इंडिया में माउंटेनर्स लोग हैं, तो जितने भी इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते होंगे जिन्होंने एडवांस कोर्स करे वो सब लोग अप्लाई करते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस थे। कई बार मतलब जो हमारे किसी ने 2 बार एवरेस्ट क्लाइंब किया है, किसी ने 8000 मीटर की बहुत सारी पीकें क्लाइंब करी हैं, उन लोगों ने भी अप्लाई किया था। और धीरे धीरे फॉर्म वगैरह शॉर्टलिस्ट होते रहे, तो कुछ लोग एज के उससे बाहर हो गए, क्योंकि वो जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर और इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन एक एक्सपीडिशन लॉन्च कर रहे थे, तो उसका जो एज था वो लगभग 32 ईयर्स का था, कि 18 साल से 32 ईयर्स के बीच का जो भी है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा उस पर। और उस दौरान जब मैं गया हुआ था, तो सिलेक्शन प्रोसेस हमारा इतना हार्ड था कि फिज़िकली मेंटली मतलब बहुत सारे लोग क्विट करके जाते थे। तो उस टाइम ये था कि मैं ये सोचता था कि यार देखो, कैसी भी सिलेक्शन प्रोसेस की जो चीज़ें हैं इसको कंप्लीट करना है, क्योंकि मुझे सीखना है। जो 5000 लोगों का लगभग एप्लीकेशंस आई, फिर आपका कितने, उसमें से कितने शॉर्टलिस्ट हुए फर्स्ट राउंड में? उसमें फर्स्ट राउंड में 580 के आसपास शॉर्टलिस्ट हुए थे। फिर जो उसका सेकंड राउंड था उसमें लगभग 120 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। तो जब ये चीज़ें होती जा रही थी, और उसमें टेस्ट किस प्रकार के होते थे? वही फिजिकल फिटनेस वगैरह सारी चीज़ें? उस पर ये होता था कि एक एक्सपीडिशन वो लोग हमें लेके जाते थे, ठीक है। तो वहीं पे फिजिकली मेंटली और सारी मतलब क्लाइंबिंग स्किल्स आपकी वो है, आइस क्राफ्ट है, रॉक क्राफ्ट है, तो आपकी जो रेस्क्यू मेथड है वो सारा मतलब उसमें एज अ रिवीजन उसको हम लोग करते थे। और वहाँ पे ये देखी जाती थी कि किसकी स्किल्स कितनी ज़्यादा है, चाहे वो टीम वर्क की बात हो, चाहे ये है कि आपको वेट कैरी करना है। तो वही था कि मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि वो आर्मी के अंदर हमारी ट्रेनिंग होती थी, क्योंकि जितने भी लोग थे वहाँ पे मोस्टली आर्मी के लोग होते थे। तो आर्मी के लोग होते थे, तो क्या कहते हैं, हमारा एक बड़ा एक अच्छा होता था कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम फौज में भर्ती हो गए हैं, क्योंकि उन्हीं के साथ उठना बैठना था। और वो था जैसे बीच बीच में क्या होता था, हम लोग जैसे कहीं पे खड़े हैं, ठीक है, थोड़ा रेस्ट है, तो अचानक से कोई भी एक आर्मी का ऑफिसर आएगा
ठीक है। तो वो हमारा मेंटल स्टेटस चेक करने के लिए और हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो ये बोलते थे, वो हमारी तरफ देखेंगे और ये बोलेंगे पेड़ दिख रहा है, ठीक है। तो अब हमने उसको ऑब्जर्व करना है कि वो मेरे पीछे जो पेड़ दिख रहा है वो देख रहे हैं या उनके पीछे जो पेड़ है जो मुझे दिख रहा है उसको छूना है, ठीक है। तो जैसे ही हम बोलते थे हाँ सर दिख रहा है, तो कहते थे छू के आओ, ठीक है। तो हमेशा क्या होता था, जो सर के पीछे पेड़ है वो हम लोगों को छूना पड़ता था। तो कई लोग क्या करते थे, अपने खुद के बैक साइड को दौड़ते थे, ठीक है, तो उनको दोबारा दौड़ना पड़ता था। अब उसमें ये होता था, अगर फर्स्ट आ गए तो डिप्स, सेकंड आए तो फिर डिप्स, और लेट आए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये आए तो दोबारा दौड़ो। तो ये होता था कि वो हमें मेंटली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते थे कि जो जब हम लोग 8000 मीटर की पीक क्लाइंब करने जाते हैं तो वहाँ पे मेंटल स्टेटस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इस तरीके से वो ट्रेनिंग होती थी। तो मनीष भाई फिर 500 लोगों का सिलेक्शन के बाद करते करते 120, फाइनली कितने लोग सिलेक्ट करे गए उस पूरे प्रोसेस में? 120 में से जो नेक्स्ट सिलेक्शन हमारा हुआ था वो 52 लोगों का हुआ था। अच्छा। और 52 लोगों को त्रिशूल एक्सपीडिशन में लेके गए थे। और त्रिशूल एक्सपीडिशन करने के बाद वहाँ से जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे 12 लोग हुए थे। और 12 में से भी क्योंकि हमारा जो एक्सपीडिशन का नाम था वो इंडियन एवरेस्ट मैसिव एक्सपीडिशन था, क्योंकि एवरेस्ट के साथ साथ जो शोल्डर में उसके लोत्से पीक है और नुब्से और पोमोरी पीक है, तो उनके लिए भी लोगों को लेके जाना था। तो 2 लोग एवरेस्ट के लिए सेलेक्ट होने थे, 2 लोग लोत्से के लिए होने थे, और 4 लोग नुब्से और 4 लोग पोमोरी के लिए। तो टोटल 12 लोगों का सिलेक्शन होना था। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क भी था कि अब किन लोगों का सिलेक्शन होगा। तो फिर धीरे धीरे जो उसका रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर होता है, और फाइनली जो मेरा सिलेक्शन होता है वो उन 12 लोगों में होता है कि जो उस इंडियन एवरेस्ट मैसिव एक्सपीडिशन का हिस्सा होने वाले। और अभी तक मतलब उसके आगे का रिज़ल्ट आउट नहीं था, और हम लोगों को विंटर एक्सपीडिशन में जनवरी और फरवरी के महीने में लेके गए थे। तो निम ने वो ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, वही जो निम का बेस कैंप है वहाँ पे हम लोग गए हुए थे। तो उस दौरान हमने विंटर में किस तरीके से एक्सपीडिशन को फेस किया जाता है, उस विंटर के चैलेंज में कैसे एक्सपीडिशन किया जाता है, वो सब हम लोगों ने स्किल्स अपनी अपडेट करी हुई थी। तो जब हम लोग वापस आते हैं मार्च के महीने में, जब हम लोग वापस आते हैं तो सबसे बड़ा एक चैलेंज था, जैसे ही ये था कि अब एवरेस्ट एक्सपीडिशन की हम लोगों को तैयारी करना है मैसिव के लिए, और जो फाइनल रिजल्ट है वो भी डिक्लेयर होने को था। तो वहाँ पे सबसे बड़ा एक टास्क था कि उसी दौरान कोविड आ जाता है। ओके। और कोविड जैसे जैसे कोविड की चीज़ें बढ़ी तो वैसे वैसे एक डर ये पैदा था कि क्या पता जो हमारे 12 लोग थे, क्योंकि सारे अलग अलग जगह के लोग थे, तो किसको कोविड का कोई इफ़ेक्ट तो नहीं होता। जब तो 12 लोग सेलेक्ट हुए, उसमें आपका नाम था। इतने बड़े ऑल इंडिया से लोगों ने यहाँ पे कंपटीशन के लिए अपना नाम दिया और आप उनमें से 12 में से आए, तो वो फीलिंग कैसी थी आपकी? ये था कि जब मैं बेसिक कोर्स कर रहा था तो वहाँ पे एक मेरे सीनियर थे, एयरफोर्स के थे। तो उन्होंने एक बात ये कही थी कि यार मनीष भाई तुम ना अभी बहुत यंग हो और लगभग तुम्हें 2020-21 के आसपास एवरेस्ट चढ़ जाना चाहिए। तो मैंने उस टाइम भैया को बोला था कि यार भैया देखो इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है, और क्या पता ऊपर वाले ने चाहा तो एक दिन पॉसिबल होगा, बट हाँ मैं कोशिश करूँगा कि मैं चढ़ जाऊँ, ठीक है। तो जिस दिन मेरा सिलेक्शन होता है ना, जिस दिन मुझे मेल आता है, और वो मेल रात को आया होता, मतलब मैंने रात को चेक किया होता, तो जैसे ही वो मेल आता है एक मुझे ऐसा लग रहा था कि यार कोई मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा, मतलब क्योंकि आजकल स्कैम भी बहुत चलते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि IMF की किसी ने मेल ID फेक बना दी और हम मुझे मेल कर रखा है। तो मेरे जो मेंटोर हैं बासु सर, मैं उनको मेल का मतलब स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड करता हूँ कि सर ऐसे ऐसे मुझे मेल आया हुआ है, तो क्या ये सही है क्या है, ठीक है। तो वो बस एक स्माइल वाला इमोजी भेजते हैं और कोई रिप्लाई नहीं करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सच में मतलब ये स्कैम ही है, ठीक है। जब मैं दूसरे दिन उनके घर जाता हूँ तो तीसरे दिन मुझे IMF से कॉल आता है कि यार बेटा आपका ना सिलेक्शन हुआ था, आपने मेल का कोई रिप्लाई नहीं किया। तो पता है मैं उसी वक्त मेरे हाथ ऐसे काँप रहे हुए थे और फटाफट मतलब मैंने मेल किया। एक अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग थी कि मैं मतलब उस टीम का पार्ट होने वाला था। माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने का वो मौका आपको मिल गया, आपके सामने आ गया था बेसिकली। मतलब मुझे अभी भी नहीं पता था कि मैं किस एक्सपीडिशन में हूँ, बट हाँ ये था कि एवरेस्ट मैसिव का जो नाम था तो उस टीम में हूँ। मेरे को खुशी थी कि मैं इंडियन टीम में सेलेक्ट हुआ हूँ। तो माउंट एवरेस्ट की जो टीम थी वो सिलेक्ट हो गई, भैया आपने जाना है, कंफर्म हो गया। उसके बाद आपने क्या तैयारी करी, क्या हुआ, वो उसकी कहानी थोड़ा बताइए हमें। जैसे बीच में कोविड था, कोविड पेंडेमिक था, तो अच्छा सिलेक्शन से पहले या सिलेक्शन के बाद? एक्चुअली जो हमारा सिलेक्शन हुआ था वो 2020 के लिए हो गया था। अच्छा 2020 में हमारा एक्सपीडिशन होना था। पर लेकिन क्या था, कोविड पेंडेमिक के कारण वो कैंसिल हो गया था।
तो गवर्नमेंट ने ये डिसीज़न लिया था कि इस ईयर इसको नहीं करते हैं, बट हम लोगों को पूरी चीज़ें नहीं पता थी। कोविड के दौरान ये था कि सब लोग अपने अपने घरों पे थे, तो हमारे पास उस टाइम ऐसा कोई वो भी नहीं था, बस सिर्फ एक फ़ोन था कि हम आपस में बात करते थे। और जब भी हमारी टीम मेंबर्स की बात होती थी तो हम यही डिसीज़न मतलब वहाँ पे यही डिस्कस होता था कि यार क्या सच में मतलब हम जा पाएंगे या हमारी किस्मत ख़राब है। तो मतलब सबका यही था कि, और हम खुद को मोटिवेट भी करते थे कि नहीं नहीं हम जाएंगे जाएंगे पक्का जाएंगे होगा। और जो उस टाइम पे हमारे क्या कहते हैं मतलब एक टीम लीडर जो बनाए हुए थे, तो उनको भी हम बहुत परेशान करते थे कि सर ये एक्सपीडिशन होगा नहीं होगा। तो वो भी ये बात करते थे कि ठीक है मैं हायर अथॉरिटी से बात करूँगा, पूछूंगा कि आगे की क्या प्रोसेस चल रही है। वो भी हमें बहुत सपोर्ट करते थे। तो धीरे धीरे मतलब ये था कि जब कोविड से बहुत ज़्यादा जब हम लोग बहुत ज़्यादा न्यूज़ वगैरह सुनते थे, तो एक यही होता था कि यार मतलब क्या पता आने वाली सिचुएशन ऐसी हो कि मतलब ये एक्सपीडिशन कभी हो ही ना। बट एट द एंड धीरे धीरे जब कोविड पेंडेमिक मतलब थोड़ा सा शांत होने लगा, तो उसी दौरान क्योंकि सबके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन का लेवल था, तो हम लोग भी ये था कि कोविड के दौरान मैंने बहुत ज़्यादा सोशल वर्क मैंने किए हुए थे। तो मेरे फादर, मैं और जो मेरे मेंटोर हैं वो, और उनका एक छोटा सा बच्चा था 6 साल का, तो वो हमसे मोटिवेट होके क्या करता है कि अपना गुल्लक तोड़ के तो गवर्नमेंट को मतलब सपोर्ट के लिए फंड देता है। तो करीबन करीबन उसके गुल्लक में लगभग 8,000 रुपये थे। तो उन्होंने मतलब उस बच्चे ने, ओजस ने क्या किया कि गवर्नमेंट को फंड दिया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि यार देखो ये छोटा बच्चा भी हमसे मोटिवेट होता है, तो हमें मोटिवेटेड रहना चाहिए। उसी दौरान हम लोगों ने पिथौरागढ़ में एक इवेंट करने की सोची। पिथौरागढ़ में एक फेमस झरना है बिरती फॉल। अनुमानित जो उसकी हाइट मानी जाती थी 121 मीटर था। तो हम लोगों ने जब रैकी वगैरह करी और हमने रैपलिंग करने की सोची, और जब मैंने रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि आंध्र प्रदेश में एक कथिका वाटरफॉल है। तो ऑलरेडी इंडिया के कुछ लोगों ने वहाँ पे रैपलिंग करी हुई है। बट जो वो अल्टीट्यूड था और जो हमारा मुंशियारी का जो अल्टीट्यूड है लगभग 3,000 मीटर का, तो उन दोनों में क्या है कि बहुत डिफरेंस है। हाई एल्टीट्यूड पड़ता है, पानी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा चिल्ड है, और सबसे बड़ा चैलेंज था जो वो फॉल है वो करीबन करीबन ये है कि 90 डिग्री के ग्रेडेंट पे है। और जो खटीका वाटरफॉल था उसका ये था कि जो ग्रेडेंट है वो 25 डिग्री में है। तो कहीं ना कहीं ये था कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला था। और सबसे बड़ी बात जब भी हम कुछ इवेंट करते हैं तो ये कि सपोर्ट के लिए जब हम जाते हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि आपको बोल तो देते हैं कि हाँ हम सपोर्ट करेंगे, बट एट द एंड कहीं ना कहीं वो मना कर देते हैं। तो हम इस सब से जूझने के बाद हम लोगों ने अपनी प्रैक्टिस खुद से शुरू करी, और खुद से हम लोगों ने आपस में पैसे जमा करे। तो करीबन करीबन जो हमारे नई जनरेशन मतलब जो पिथौरागढ़ के अपकमिंग ये बोल सकते हैं कि एडवेंचर फील्ड के जो लोग हैं, उन लोगों ने आपस में हम लोगों ने जमा किया पैसा, और हम लोगों ने इक्विपमेंट वगैरह ख़रीदा। और जब हम लोग रैकी में गए थे तो ऑलमोस्ट पूरा हमारा जो रैकी का खर्चा वगैरह था ना, वो 121 मीटर के हिसाब से हो रहा था। तो हमने जब उस झरने को मेज़र किया, हमने क्या किया, एक प्लास्टिक का रोप वहाँ से नीचे फेंका टॉप से बॉटम की तरफ, और बाद में उसको हमने पर मीटर के हिसाब से कैलकुलेट किया। तो जो एक्चुअल उसका हाइट निकला 148 मीटर निकला। तो अब जो हमारा कैलकुलेशन था वो बहुत बिगड़ गया। ऑलमोस्ट मतलब ये था कि हमारा जो सामान था, जो हमने रोप वगैरह मंगाई थी, वो रास्ते में थी। तो हमने वहीं से ऑर्डर कैंसिल करके दोबारा सारा सामान करा। और उस टाइम पे जो हमारी जहाँ से भी हमने इक्विपमेंट मंगाया था, उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया कि क्योंकि ना हमने जब उस टाइम पे पता किया, उस टाइम रोप ही नहीं मिल रही थी इतनी बड़ी, क्योंकि 148 मीटर के लिए हमें करीबन करीबन 200 मीटर की एक रोप चाहिए थी। तो 6 रोप हमने उस टाइम पे मंगाई थी। और बहुत अच्छा इवेंट रहा। 6 दिसंबर 2020 को मेरे को एक बहुत अच्छा मौका मिला कि मैं उस झरने से उतरने वाला पहला बंदा बना। तो और सबसे बड़ा मेरे लिए ये है कि जो मेरे मेंटोर हैं, मेंटोर की वाइफ भी माउंटेनर हैं, तो मैम के साथ मैंने उस झरने से नीचे उतरने का जो मतलब हमारा एक डिसीज़न मतलब मुझे मिला था, वो इतना अमेजिंग रहा कि मुझे पता नहीं है। जैसे एक किस्सा है कि जब मैंने बहुत साल पहले हमारे जो पिथौरागढ़ के एमएलए थे उस टाइम पे, तो उनको अप्रोच किया था कि स्पॉन्सरशिप को लेके। तो उनका यही कहना था कि यार ये पता नहीं कौन सा एडवेंचर फील्ड हमें समझ में नहीं आता है, बट हाँ आप लोगों को क्रिकेट खेलना चाहिए, फुटबॉल खेलना चाहिए, यानी कि स्पोर्ट्स पे जाना चाहिए। तो जिस दिन हम जो इवेंट कर रहे थे, हमने उनको इन्वाइट किया हुआ था कि मतलब ये नहीं कि हमने पैसे मांगने थे, बट हम ये चाह रहे थे कि अवेयरनेस आए हमारे फील्ड के प्रति।
तो उस दिन पहली बार ना मतलब उन्होंने एमएलए सर ने मतलब हमारी टीम को मतलब बहुत ज़्यादा एक वो किया कि यार ये जो स्पोर्ट बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब देखने में इतना डरावना लग रहा है कि आप झरने से आ रहे हो, झरने के बीच में मतलब। मैंने खुद बिरती फॉल देखा हाँ और बिल्कुल। काफ़ी सुंदर, काफ़ी बड़ा, और मतलब जब काफ़ी हाइट जब में। वो बोलते हैं कि अचानक से ये बोला कि ऊपर से आने लग गए हैं, तो जब हम फॉल में देख रहे थे तो चींटी जैसे लोग दिख रहे थे, तो मतलब उनको मतलब इतनी एक्साइटमेंट हुई। और जब मैं नीचे आ रहा था पर्सनली तो मुझे ना आधे घंटे तक तो पता ही नहीं चला कि मेरी लोअर बॉडी है नहीं है, क्योंकि पानी से इतना ज़्यादा फ्रीज हो गया था और दिसंबर का महीना था, तो बहुत बड़ा चैलेंज था ये था। बट फाइनली हम लोगों ने 10 लोगों ने वहाँ से उतर के, और जो पूरा लॉजिस्टिक टीम और वो थी 33 लोगों की हमारी लॉजिस्टिक टीम थी, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक रिकॉर्ड में वो दर्ज हुआ। उससे पहले भी क्लीनिंग एक्सपीडिशन है, चाहे माउंट नंदा लपाक है, ये सब रिकॉर्ड मेरे बन चुके थे। तो एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मुझे वहाँ से मिला कि नहीं, आगे का सफ़र बहुत अच्छा हो सकता है, बट आपको मोटिवेट रहना है। इसी के दौरान ये हुआ कि जनवरी का महीना आ गया, तो फिर से इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन से हम लोगों को कॉल वगैरह आया। अच्छा, ये माउंट एवरेस्ट चढ़ने से पहले की हाँ, बात है? पहले मतलब कोविड के दौरान। कितना टाइम पहले माउंट एवरेस्ट आपने क्लाइम किया, कौन से मंथ में? जो हमारा जो एवरेस्ट एक्सपीडिशन होना था वो अप्रैल से शुरू होना था, और मई के मिड में लगभग हमारा जो मेन क्लाइंबिंग होता है और जून तक लगभग चलती है। तो ये दिसंबर में आपने बिरती फॉल का वो ये करा हम है? लोगों ने किया था। तो इसके बाद ये था कि फिर से हम लोगों को कॉल आया कि आपको इस साल फिर से विंटर एक्सपीडिशन करना है, क्योंकि प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप माउंटेनिंग के फील्ड में जाते हो या कोई भी पीक्स आप करते हो, और चाहे वो ट्रैकिंग भी हो तो आपकी थोड़ी सी प्रिपरेशन होनी चाहिए। और हम लोगों को फिर से पूरी हमारी टीम जो थी फिर से सारे लोग हम लोग गए, फिर से विंटर कैंप में गए। और कहाँ गए आप? किस पॉइंट पे, कौन से इंस्टीट्यूट पर आप तैयारी कर रहे थे सारी? हमको जो तैयारी करनी थी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के अंदर करनी थी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। प्रिंसिपल सर जो अमित बिस्ट सर थे वो हमारे साथ थे, वहाँ के कुछ सीनियर इंस्ट्रक्टर्स हमारे साथ थे। तो मतलब ये था कि वो लोग बहुत अपना बेस्ट हम लोगों को सिखाने की कोशिश करते थे, क्योंकि हम लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले थे। तो फाइनली वो दिन आई गया जब हम लोग इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन में लगभग 14 अप्रैल के आसपास हम लोग पूरी टीम कलेक्ट हो गई थी। तो सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है कि जब भी आप किसी हाई हिमालयस को क्लाइंब करने जाते हो तो ये रहता है कि आप अपना मतलब सब कुछ त्याग के जाते हो। आपको बहुत बड़ा एक डिसीज़न लेना होता है, क्योंकि जो ये जर्नी होती है हो सकता है कि हम वापस ही ना आए। तो इस जर्नी में सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हम लोग जब वापस आए तो ये नेटवर्क ये था कि मैं बहुत कम लोगों से मिल के आया, और इंक्लूडिंग मेरे घर के कुछ ही लोगों को, और मेरे जो ये मतलब किसी को भी नहीं पता था। तो फाइनली मतलब जो रिज़ल्ट आउट हुआ हमारा 2021 में, तो उसमें मुझे मौका मिला कि मैं एवरेस्ट की टीम में जा रहा था। तो अब आपकी जो आगे की जर्नी शुरू होनी थी वो नहीं थी माउंट एवरेस्ट की, इससे पहले आपने जो कुछ भी करी वो ठीक है, तैयारी कर ली, सब कुछ कर लिया। अब हमें एज ए लेमैन जानना है कि माउंट एवरेस्ट का सफ़र होता कैसे है। फॉर एग्जांपल, आप नेपाल पहुँचे, पहले वहाँ कैसे हेलीकॉप्टर से पहुँचे या फिर बाय रेल ट्रेन पहुँचे, फिर वहाँ से आप कैसे आगे बढ़ते हो, फिर वो कैंप 1 कैंप 2 कैंप 3 ये सब चीज़ें होती हैं, फिर सबमिट करते हैं। और क्योंकि ये डेडली विद डेथ जोन भी आता है उसमें, एक हमने तो मूवीज़ में देखा है, एवरेस्ट मूवी देखी बहुत, वहाँ पर भी बड़ा तूफान आ गया था सबसे खतरनाक, तो वो रियल बेस कहानी भी थी वो। उसके साथ साथ हमने एक डॉक्यूमेंट्री देखी मिस्टर निम की, जो सभी ने देखी, बहुत ही कमाल की थी। तो वो थ्रू हमें बताइए थोड़ा सा, कैसे आप अपना पहुँचते हैं नेपाल और आगे आगे कैसे क्या 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 होता है। मेरा सिलेक्शन इंडियन टीम में एज अ टीम मेंबर एवरेस्ट के लिए हो गया था। तो एक जाने से पहले एक सरप्राइज़ मुझे मिलता है। तो जो उस टाइम हमारे इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन के प्रेसिडेंट थे, तो वो हमारी एक मीटिंग लेते हैं कि आपका फ्लैग ऑफ सेरेमनी होना है, कि जाने से पहले मिनिस्टर आएंगे और वो आपको नेशनल फ्लैग देंगे, और उससे पहले आपको एक पीपीटी बनानी थी। तो हम जब रिसर्च कर रहे थे तो उस टाइम ये था कि कितने आज तक नेशनल एक्सपीडिशन हुए हैं इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन के, वो सब उस पर मेंशन करना था। तो उस रिसर्च के दौरान मुझे पता चला कि जो हमारा एवरेस्ट एक्सपीडिशन हुआ था 1993 में, वुमेन्स इंडिया और नेपाल जॉइंट एक्सपीडिशन हुआ था। तो 1993 के बाद 2021 में जो हमारा एवरेस्ट एक्सपीडिशन होना था एवरेस्ट मैसिव के नाम से, वो सेकंड एवरेस्ट एक्सपीडिशन था, नेशनल एक्सपीडिशन, तो जिसमें 2 लोगों को जाना था, एक लड़का और एक लड़की। तो उस टीम पे जो मेरे को एक सरप्राइज़ मिलता है, मुझे एक ब्रिगेडियर अशोक अभय सर जब हमारी मीटिंग ले रहे होते हैं, तो उस टाइम वो सडनली पूछते हैं कि यार मनीष और हेमराज कौन है। ठीक है, तो सिमिलर हम दोनों की जो फेस कट था वो सिमिलर मैच होता था। तो दोनों हम लोग खड़े होते हैं, तो वो कहते हैं कि मनीष यू आर द टीम लीडर फॉर माउंट एवरेस्ट एंड यू आर फॉर द पुमोरी। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए ये था कि सॉरी सर क्या,
मतलब मेरे को समझ ही नहीं आया कि सर ने क्या बोला। मतलब एक होता है कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों बंद हो गए, क्योंकि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एज अ टीम लीडर मैं जाऊंगा, वो भी नेशनल टीम पे। बट हाँ, ये सोचा था कि मुझे एक बार एवरेस्ट जाना है, ठीक है। और एवरेस्ट का जो जर्नी था वो मेरा जो मेरे मेंटोर हैं उनका एक ड्रीम था। उनको 2-3 बार मौका मिला था एवरेस्ट जाने का, बट एज अ लेमैन कहूँ या फिर क्या कहते हैं कि रिसोर्सेज के कमी कहूँ, तो वो उस दौरान नहीं जा पाए क्योंकि उनको कुछ फ़ीस जमा करनी थी। बट उन्होंने एक सपना देखा कि आने वाले टाइम में मेरा कोई एक स्टूडेंट होगा जो इन सब को चीज़ को वो एवरेस्ट क्लाइंब करेगा। तो वो कहीं ना कहीं वो एक मेरा सपना भी पूरा हो रहा था और उनका भी सपना पूरा हो रहा था, तो मेरे अंदर एक बहुत बड़ा जोश था। और जब एज अ टीम लीडर मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला था, तो जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। आपका एक छोटा छोटा डिसीजन आपको डिसाइड तो करता है बेसिकली कि क्या। माउंट एवरेस्ट पे जितने भी डिसीजन होने वाले थे वो आप लेते बिल्कुल। वो अपनी टीम के। बिल्कुल। हमारी जो टीम थी एवरेस्ट मैसिव टीम थी, तो उस पूरी टीम के जो हमारे लीडर थे ब्रिगेडियर के कुमार थे, तो वो बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस था। उन्होंने ऑलरेडी क्लाइंब किया हुआ था, वो हमारे साथ रहने वाले थे और पूरी जर्नी में उनके साथ हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला था। चाहे उनको हिमालयाज़ की नॉलेज कहो या फ्लोरा फौना की नॉलेज कहो या कुछ भी, मतलब हम जितने भी चीज़ें उनसे पूछते थे वो बहुत गाइड हमें करते थे। तो लगभग अप्रैल के एंड में हम लोग इंडिया से वापस चले गए थे। 26 अप्रैल को हम लोग नेपाल को निकले थे और हम लोग यहाँ से बस पे गए, सिनौली बॉर्डर होते हुए हम लोग गए थे। तो सिनौली बॉर्डर में मैंने क्योंकि क्या होता है कि नेपाल और इंडिया का जो कल्चर है वो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं मैच होता है, तो फैमिलियर कल्चर था। तो जब हम लोग जा रहे थे तो जो हमारी ट्रैवल कंपनी थी नेपाल की, वो हम लोगों को रिसीव करने आती है। उनकी जो ट्रेडिशनल तरीका होता है वो खतक लेके आते हैं और आपको ग्रीट करते हैं और फूलों की माला से वो आपको स्वागत करते हैं, उनका जो ट्रेडिशनल तरीका है। तो बहुत ही मतलब एक अमेजिंग वो चल रहा था। और इसी के बीच में क्या होता है, हमारी टीम में जो एवरेस्ट की टीम में थे 2 कैंडिडेट ऐसे थे जो एज अ एवरेस्ट एक्सपीडिशन हमारे साथ स्पॉन्सर कैंडिडेट ज्वाइन कर रहे थे। जो हमारी इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन की टीम थी, तो उस टीम ने ये भी लॉन्च किया था, अगर कोई अपनी स्पॉन्सरशिप लेके हमारी टीम ज्वाइन करना चाहता है तो उसको भी मौका देंगे। तो 2 लोग हमारे साथ स्पॉन्सर कैंडिडेट थे। जाते जाते रास्ते में लगभग लखनऊ के आसपास हम लोग पहुँचे हुए थे। जो हमने कोविड टेस्ट कराया था सबकी रिपोर्ट नेगेटिव थी और हमारे साथ एक भैया थे, उनकी ना पॉजिटिव आ गई और वो मेरे बगल में बैठे थे। तो सडनली क्या होता है कि मतलब यार ये कोविड ना हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा था, ठीक है। तो उस कोविड की कंडीशन में हम लोग जाते हैं और ये था कि उनको वहीं पे से मतलब ये था कि बस रोक करके उनको वापस भेज दिया गया था, क्योंकि उनका पॉजिटिव आया था और मुझे क्वारंटाइन कर दिया गया था। अच्छा। तो उसी दौरान मतलब क्वारंटाइन ये था कि मैं जो हमारे टीम मेट्स हैं उनसे अलग रहूँगा, रूम पे अलग रहूँगा। और ये तो ठीक है, फिर रिकवर किया हम लोगों ने। जैसे मतलब हम उस टाइम पे जो बेसिक फर्स्ट एड की मेडिसिन है वो मैंने यूज़ करी और फाइनली दोबारा जब हमने टेस्ट किया पूरी टीम का नेगेटिव ही था। तो हो सकता है कि उनका या तो कोई, क्योंकि टेक्निकल एरर्स भी बहुत आ रहे थे, तो वो रिपोर्ट एरर था और लगभग 15 दिन बाद वो वापस आ गए थे। अच्छा, तो उन्होंने मतलब फिर ये आपको था, ज्वाइन कर लिया बिल्कुल, एक्सपीडिशन बिल्कुल। में। उन्होंने फिर हमें सीधे रूट पे ज्वाइन किया, एवरेस्ट के रूट। तो आप नेपाल पहुंचे, तो सबसे पहले आप कहाँ पहुंचते हो? सबसे पहला पहले पहला स्टे आप कहाँ करते हो हाँ, नेपाल में? पहले हम लोग, क्योंकि हम लोग सिनौली बॉर्डर की तरफ गए थे, तो हम लोग सिनौली बॉर्डर ही रुके थे और वहीं से हमने नेक्स्ट डे फ्लाइट लिया हुआ था काठमांडू के लिए। अच्छा, वहाँ से फ्लाइट हाँ, आपने करी फिर? बिल्कुल। वहाँ से फ्लाइट थी और मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था यार, हम लोग जैसे किताबों में पढ़ते कि नेपाल बहुत छोटा देश है, तो वहाँ मतलब ये था कि कनेक्टिविटी बहुत अच्छी थी कि हम लोग जा रहे हैं, हम फ्लाइट से जा रहे हैं, क्योंकि टाइम का वो भी था। तो ये था कि ये सब सारा खर्चा जो था वो गवर्नमेंट कर रही थी। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एक्सपीडिशन था, तो मतलब एक अपने आप में जोश था कि मैं इंडिया में फ़्लाइट में तो बैठा था, तो लेकिन मतलब वहाँ का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अलग था। तो जब हम लोग काठमांडू गए, काठमांडू में हम लोग थामिल के आसपास हम लोग रुके हुए थे, मतलब होटल वगैरह में। और गवर्नमेंट ने हमारी बहुत अच्छी एक ये करी हुई थी कि हमारी जो ट्रिप्स थी कि साइट विज़िट है, मार्केट जाना है, उस सब का जो भी वो है वो कंपनी लेके जाने वाली थी। तो वहाँ के जितने भी मंदिर हैं, चाहे वो बोध गया है, पशुपतिनाथ हैं, तो हम सारी जगह पे हम लोगों ने विज़िट किया था और स्पेशल गवर्नमेंट ने हमारी एक पूजा कराई थी। तो अच्छा, नेपाल की मतलब लोकल साइट सीइंग भी आपके प्लान का हिस्सा हाँ, था? तो पूरा एक प्लान का हिस्सा था और हम मार्केट विज़िट हम लोगों ने किया। देन फिर हम लोगों को आगे की जर्नी करनी थी शुरू, लुकला। तो काठमांडू से हमारी अगली फ़्लाइट थी लुकला के लिए। अच्छा, एक और फ्लाइट लिया आपने? हाँ, तो लुकला वर्ल्ड का सबसे डेंजरस एयरपोर्ट है। तो ये था कि हम लोगों ने ना उसकी फ़ोटो देखी हुई थी, तो जब हम लोग उतर रहे थे तो मैंने ये फेस किया कि उसकी जब लैंडिंग होती है
जो प्लेन होता है वो डाउन में पहले आता है, फिर चढ़ाई की तरफ वो उठता है। मतलब वो बहुत छोटा एयरपोर्ट है। क्योंकि मैं ये देखता था कि मेरे घर के जस्ट पीछे एक एयरपोर्ट है, तो मुझे याद है कि मैं पैदा नहीं हुआ था वो एयरपोर्ट बन चुका था, आज तक उसमें फ़्लाइट नहीं चली थी। तो मेरे लिए तो मतलब ये था कि इतना बड़ा एयरपोर्ट, वो ऑलरेडी मतलब ये था कि 1 किलोमीटर के आसपास एयरपोर्ट था मेरे घर के पीछे, और बाद में उसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह चला तो वो 1600 मीटर के आसपास बन गया था। तो मैं ये देखता था कि इतने बड़े रनवे में प्लेन नहीं आता है, तो मैं वहाँ जाके सरप्राइज था कि यार इतने छोटे रनवे में प्लेन आ रहा है। ठीक है, तो बैक टू बैक हेलीकॉप्टर लगा रहा है, प्लेन लगा रहा है। तो मैंने कहा यार यहाँ तो बड़ा सही सुविधाएं हैं, और हम कहते हैं कि मतलब नेपाल में कुछ नहीं है। तो फिर आगे की जर्नी मतलब ये थी कि हम लोगों को आगे की जर्नी वहीं से करनी थी। नेक्स्ट डे हमारा ट्रैक था। फिर धीरे धीरे हम लोग पहुँचते हैं नमचे बाज़ार, और जब हम लोग नमचे बाज़ार पहुँचते हैं, वो एक ये है कि इंटरनेशनल हब है मार्केट का। तो अगर आपको पेंटिंग्स चाहिए वो आपको मिल जाएंगी, अगर आपको इंटरनेशनल इक्विपमेंट नेपाल में नहीं मिल रहा है, इंडिया में नहीं मिल रहा है, वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो वो सिस्टम मतलब जो वहाँ का था वो मेरे को बहुत अच्छा तो लगा। माउंट एवरेस्ट अब ये जो नामचे बाजार है, ये माउंट एवरेस्ट की पहले, हाँ। पहली जो कैंप लगती है उससे कितना दूर है? ये जो है हम लोगों को दूसरा दिन लगता है नमचे बाज़ार पहुँचने में। फिर नमचे बाजार से आगे का फिर सफर आपने? लमचे बाज़ार के आगे हम लोग जाते हैं दिंगोचे। लमचे की नमचे? नमचे बाज़ार ना, हाँ, नमचे नमचे बाजार। तो फिर दिंगोचे जाते हैं, दिंगोचे से हम लोग लोबूचे बेस कैंप जाते हैं। लोबूचे बेस कैंप में फिर हम लोगों ने अपनी जर्नी शुरू करी थी। और इस दौरान जब हम लोग दिंगोचे पहुँचे थे तो वहाँ पे नागथास एक पीक है, तो वहाँ पे हम लोगों को एक्लिमेटाइजेशन में पहली पीक एक 5,500 मीटर की वो क्लाइंब करनी थी। लेकिन उस टाइम वहाँ पहुँचने से पहले भी जितने भी वहाँ के छोटे छोटे गाँव रूट के दौरान पड़ते हैं, तो हम लोगों को सारे विजिट करने थे। वो एक एक्लिमेटाइजेशन का भी प्रोसेस था, और ये था कि कल्चर एक्सचेंज का एक प्रोसेस था। कि क्या है, जैसे मैंने एक बहुत अच्छा देखा कि खम्बू रीजन जो है, खम्बू रीजन में जितने भी गांव पड़ते हैं ना, वो कहीं ना कहीं किसी कंट्री ने अडॉप्ट किया हुआ है। तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो उनकी शर्तें यही है कि आपका जो क्लीनिंग से रिलेटेड है, हाइजीन से रिलेटेड है, और आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे, मतलब आप बहुत ज़्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे। फिर आप वहाँ पर आपने मतलब आपको ये पूरा प्रोसेस का पार्ट था कि आपको वहाँ पर जो भी लोकल गांव है वहाँ जाना है, और आपको पीक्स भी करनी है ताकि आप एक्लेमेटाइज अच्छे से हो जाए। तो जो माउंट एवरेस्ट की क्लाइंबिंग का पहला बेस कैंप होता है वो कहाँ होता है? हाँ, जो हमारा एवरेस्ट बेस कैंप है 5300 मीटर पे है। और उससे पहले मतलब क्या होता है कि जैसे जो लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं वो लोग ब्लैक पत्थर जाते हैं, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अच्छा। वो गोरक्षेप जगह है, गोरक्षेप से हम लोगों को करीबन 5 किलोमीटर आगे मीन खम्बू रीजन में जाना पड़ता है, ग्लेशियर के ऊपर जाना पड़ता है, तो वहाँ जाता है। उससे पहले एक्लिमेटाइजेशन के दौरान हमने बहुत सारी पीकें क्लाइंब करी। लोबूचे पीक क्लाइंब करी। लोबूचे पीक में मैं 16 लोगों का लीडर था। तो ये भी एक वहाँ पे मतलब मेरे को एक नया चीज़ दिखा कि भाई ये मतलब ये भी मेरे को मौका मिल रहा है लीड करने का। तो जब हम लोग बेस कैंप पहुँच जाते हैं, तो सबसे पहले ये था कि हम लोग जब बेस कैंप पहुँचे रहे थे करीबन 2-2:30 बजे के आसपास पहुँचे। दिन में? हाँ, दिन में। तो ये था कि हल्की हल्की हवा चल रही थी, और चारों तरफ दूर दूर तक जब हम लोग देख रहे थे तो ग्लेशियर ही ग्लेशियर हमें दिख रहा था, और बहुत ही लंबा ग्लेशियर था, और बहुत सारे टेंट वहाँ पे लगे हुए थे। तो ऐसा लग रहा था कि यार ये मतलब जैसे हम शहरों में देखते हैं कि कंक्रीट का जंगल है, तो वहाँ पे क्या है, टेंट की कॉलोनीज़ बनी हुई थी। और रात को जब हम लोग, जिस दिन हम लोग वहाँ पहुँचे और अपना हम लोगों ने कैंप सेटअप किया, जब हम लोग शाम को हल्का सा अपने कैंप से ऊपर गए, तो रात को जो खुम्बू ग्लेशियर दिख रहा था ना, वो इतना प्यारा दिख रहा था, क्योंकि लाइटिंग और दूर दूर तक कलरफुल टेंट्स, मतलब एक अलग ही मोटिवेशन था। और जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे रात को, मतलब जब हम उस व्यू को देख रहे थे, तो आंखों में मतलब एक ये था कि मतलब आंसू खुद ब खुद आ रहे थे। तो जैसे कनेक्टिविटी थी, तो एनसेल करके जो नेपाल का टेलीकॉम है, वो कहीं कहीं पे वो सिग्नल आ रहे थे। बाकी हम लोगों ने एक रिचार्ज लिया हुआ था, तो वो हम लोग कर रहे थे। तो हम लोगों ने घर पे बताया कि हम लोग पहुंच गए हैं, सेफली पहुंच गए हैं, टेंशन मत लेना। तो ज़्यादा, क्योंकि ना हम ज़्यादा देर बात नहीं कर सकते। अच्छा, घर वालों का क्या रिएक्शन था? मैं ये पूछा नहीं आपसे, मैं अभी पूछता हूँ, घर वालों को क्या रिएक्शन था? माउंट एवरेस्ट जा रहे हैं भाई। मतलब घर वालों को तो यकीन ही नहीं था कि मैं सच में जा रहा हूँ। तो उनको तो जब मतलब ये था कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मतलब हमारे बीच से कोई ऐसा निकल के आएगा। और क्योंकि माउंट एवरेस्ट में जाने का मतलब ये है कि आप अपनी जान को एक दांव पे लगाते हो, तो उस बारे में उनका क्या ख्याल था? जैसे उन्होंने जितनी भी एवरेस्ट की कहानियाँ सुनी थी, तो उसमें मोस्टली ये उनको ये पता था कि जब हाई हिमालयाज़ में जाते हैं तो कहीं ना कहीं मौत सामने होती है। तो उनका एक रिएक्शन था, वो चाहते थे, मतलब वो डायरेक्टली तो नहीं बोल पाते थे कि नहीं ऐसी जगह नहीं जाना है, बट वो इनडायरेक्टली पूछते थे कई बार कि यार तुम कुछ और नहीं कर सकते,
जैसे मेरे बहुत क्लोज मेरे जो दोस्त थे वो अक्सर मुझसे यही कहते थे कि यार तुम यही काम करते हो, ये ज़रूरी है क्या? तो मुझे कहीं ना कहीं उनकी बातों से लगता था कि यार जब भी मैं एक्सपीडिशन वगैरह में जाता हूँ तो ये लोग ना थोड़ा सा अनसिक्योर फील करते हैं। ठीक है, तो आप बेस कैंप में पहुंचे, आपने थोड़ा ट्रैक किया, देखा रात में खूबसूरती, अब नेपाल की ब्यूटी तो हमने देखी ही है, लेकिन माउंटेन्स जो है ना, जॉइंट माउंटेन्स, इतने बड़े बड़े माउंटेन्स के बीच में जब आप आते हो और आपको पता है कि आपने क्लाइंब करना है, तो क्या आपने आपके मन में कभी फियर भी था कि क्या हो सकता है यार, हो सकता है नहीं, या फिर आप सिर्फ चार्जअप थे, नहीं इस बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे थे? जब हम लोग बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स के बीच में होता है, एक डर बहुत बना रहता है, लेकिन ये है कि हम उस डर को इग्नोर नहीं कर सकते। थोड़ा सा डर मन में रहता है, बट हम लोगों ने ये सोच लिया था जिस दिन हमने इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन से अपना बैग उठाया था, तो हमने सोच लिया था यार करो या मरो, हो सकता है कि हम जिंदा वापस आएँ एक्सपीडिशन कंप्लीट करके, हो सकता है कि हम वापस ही ना आएँ। तो हमने उस दिन ये सोच लिया था कि यार अब ना ज़्यादा नहीं सोचना है, बस अपने आप को फोकस रखना है कि कैसे ही भी हम उस एक्सपीडिशन को सक्सेस कर पाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि नेचुरल चैलेंजेस भी होते हैं, वो आए थे हमारे बीच में। तो जब हम लोग इस जर्नी को कर रहे थे खुम्बू ग्लेशियर के अंदर, जब हम घूम रहे थे एक्लिमेटाइजेशन वॉक में, तो सडनली ये दिख रहा था कि बड़े बड़े ग्लेशियर टूट के गिर रहे हैं, और दूर से बस आवाज़ आती थी, बहुत ऐसा लगता था कि बादल कड़क रहे हैं, पर सामने जब हम देखते थे तो ग्लेशियर गिर रहे थे, और खबर आती थी कि आज रूट खोलते वक्त 4 शेरपाओं की डेथ हो गई। तो वो एक अपने आप में ना ऐसा होता था कि यार कल तो हमें इसी रूट पे जाना है, हमारे साथ भी कुछ हो सकता है। और हम कोशिश करते थे कि घर पे बहुत कम बात करें, क्योंकि मेन क्या होता है ना कि जो आप जब अपने क्लोज लोगों से फ़ोन करते हो तो कहीं ना कुछ मतलब ये होता है कि जब आप उनकी आवाज़ सुनते हो ना तो एक डर भी पैदा होता है, एक वीकनेस, इमोशनल वीकनेस कह सकते हैं इसको। इमोशनली मतलब हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने की ज़रूरत होती है। तो पहले बेस के में पहुंच गए आप, हमने डर के बारे में पूछ लिया, फिर उसके बाद जब आप एक्चुअली में क्लाइंबिंग शुरू करते हो, फिर कितने पॉइंट्स होते हैं, कितने कैंप्स लगते हैं बीच में? और बेस कैंप के बाद जो हमारी जर्नी होती है वो पहली एक्लिमेटाइजेशन प्रोसेस होती है कि हम लोगों को 7,000 मीटर तक ये कोशिश करना है कि विदाउट सप्लीमेंट ऑक्सीजन जाने की कोशिश करनी है। तो पहले हम लोग बेस कैंप से कैंप 1 जाते हैं, वहाँ पे एक रात गुजारते हैं, फिर कैंप 2 जाते हैं, तो कैंप 2 में हम लोग 1 से 2 रात वहाँ पे रुकते हैं। देन कैंप 3 जाते हैं, कैंप 3 से हम लोग थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, 7,000 मीटर टच करके हम लोग वापस कैंप 2 आते हैं। कैंप 2 आने के बाद हम लोगों को वापस बेस कैंप आना होता है। तो कई बार क्या होता है ना, ये जो जर्नी होती है हार्ड होती है, क्योंकि खुम्बू ग्लेशियर एक मूविंग ग्लेशियर है कि आप गए हो सकता है कि 1 घंटे बाद जिस रूट से आप गए थे, जो आपका फुटप्रिंट था, हो सकता है कि वो वहाँ पे हो ही ना, रूट ही चेंज हो जाए, ठीक है। तो बीच बीच में क्या है, लैडर्स लगे रहते हैं, तो कई बार क्या होता है वो ग्लेशियर टूट जाते हैं, वो रूट बंद हो जाता है। लेकिन वहाँ पे ये है कि एक अच्छी बात ये है कि जो शेरपा कम्युनिटी है उनके जो एक्सपर्ट होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, एवरेस्ट डॉक्टर के नाम से कुछ लोगों को नॉमिनेट किया है, जो लोग हर बार रूट टेस्ट करेंगे कि अगर इनकेस बंद हो गया तो दोबारा जब तक एनओसी नहीं देंगे तो कोई मूवमेंट नहीं होता। ओके, तो ये एक नेपाल गवर्नमेंट का बड़ा और ये जो इनिशिएटिव है। बेस कैंप 1 के बाद हमने 2, 3 बोला है, ये कितने कितने डिस्टेंस पे होता है? और लगभग क्योंकि हम लोग पहाड़ों में जो है किलोमीटर पे इतना वो नहीं करते, पर घंटों के हिसाब से हम लोग एवरेज निकालते हैं। तो खुम्बू ग्लेशियर से पॉपकॉर्न रिज जो है, ऐसा लगता है कि एक रिज में बड़े बड़े से पॉपकॉर्न रख दिए, आइस के मतलब टुकड़े ऐसे दिखते हैं, पीले पीले हाँ से, बिल्कुल, मतलब आइस के बड़े बड़े टुकड़े ऐसे दिखते हैं कि दूर से ऐसे दिखता है यार ये पॉपकॉर्न लग रहे हैं, ठीक है। तो पॉपकॉर्न रिज है, वो क्रॉस करने के बाद जब हम कैंप 1 पहुँचते हैं, करीबन 7 से 8 घंटे हम लोगों को कैंप 1 पहुँचने में लगते हैं। 7 से 8 घंटे? बेस कैंप से। और फिर कैंप 1 से जब कैंप 2 जाते हैं उसमें 5 घंटे लगते हैं। 5 घंटे हम लोगों को कंटिन्यू ट्रैक करना होता है बर्फ, और एकदम हल्की हल्की चाल होती है वैसी वो? मतलब ये लगा लो कि Step. जैसे नॉर्मली जब हम चलते हैं तो हम ये बोलते हैं कि एक सांस में हम किलोमीटर भी चल जाते हैं, बट वहाँ पे क्या होता है कि एक सांस ये लगा लो कि 3 या 4 स्टेप, बहुत आपकी चाल बहुत कमज़ोर हो जाती है। अल्टीट्यूड का है, वेदर का है, और बहुत थिन एयर है, तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो चाल बहुत वीक पड़ जाती है। तो कैंप 2 से कैंप 3 की जो जर्नी है वो भी करीबन 6 से 7 घंटे की है। और जब हम लोग ये एक्लिमेटाइजेशन प्रोसेस करके पूरा आ जाते हैं वापस बेस कैंप, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग ड्रिल होती है। तो वो ड्रिल ये होती है कि हम लोगों को बैठ के अब अपने आप को दोबारा रिचार्ज करना है, कि खाना खाना है और छोटा छोटा एक्लिमेटाइजेशन करते रहना है। तो ये एक ड्रिल होती है, और इसी दौरान लगभग जैसे ही 8 से 9 मई का टाइम होता है, क्योंकि अप्रैल के मिड में हम लोग बेस कैंप पहुँच जाते हैं, और मई के 2nd वीक में हम लोगों को अपनी पूरी तैयारी एक्लिमेटाइजेशन प्रोसेस ये कर लेना होता है।
तो ऐसे तो मैंने मूवी में देखा था कई सारे लोग सबमिट करना चाहते हैं एक टाइम पर, और मेरे ख्याल से कुछ वेदर फोरकास्ट देखकर वो सेलेक्ट करते हैं कि ये अच्छा टाइम है, इस टाइम पर हम सबमिट कर सकते हैं, और काफ़ी सारे लोग अटेम्प्ट करते हैं उस टाइम पर सबमिट करने के लिए। तो आपके पास भी कुछ सब कुछ ये प्लान वगैरह सब कुछ थी? जैसे जब भी हम बेस कैंप पहुँचते हैं एक रिचुअल होता है। तो सबसे पहले वहाँ का जो रिचुअल है, हम लोग खुम्बू ग्लेशियर, और ये माना जाता है कि एवरेस्ट में एक देवी रहती हैं, क्योंकि तिब्बत कम्युनिटी भी है, नेपाल कम्युनिटी भी है, तो दो कम्युनिटी के लोग वहाँ पे रहते हैं। और जैसे बुद्धिज़्म कम्युनिटी है, तो इन लोगों का मानना है कि खुम्बू में मतलब जैसे जो देवी है उसका दैत्य रहता है। तो सबसे पहले जो रिचुअल होती है वहाँ पे, एक ऐसी रिचुअल होती है जो पूजा सेरेमनी होती है, तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। उस पूजा सेरेमनी को करते हैं और उसी के दौरान हम लोग वेदर फोरकास्ट के अपडेट लेते हैं। तो अपडेट हम लोग अलग अलग कंट्रीज से लेते हैं, जैसे इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, नेपाल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, ब्रिटिश मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, अलग अलग कंट्री से वेदर फोरकास्ट आता है। फिर हम लोग मैच करते हैं कि कितनी चीज़ें सिमिलर आ रही है, ठीक है। वो सब देखने के बाद जो अप्रॉक्स माना गया है, जब शेरपाओं का जो सबमिट होता है, जो एवरेस्ट डॉक्टर हैं ये लोग जब सबमिट करते हैं, ये लगभग 8 से 9 मई के आसपास करते हैं पहला। और जो क्लाइंबिंग शुरू हो जाती है हमारी, पहली सबमिट 12 मई को होता है, फिर 14, 16, 19 ऐसे निकलती है। तो ये टाइमिंग मतलब, लेकिन जैसे सबमिट हमें करना है, टाइमिंग सेलेक्ट कौन करता है? आपने उसी वेदर के ये साथ? क्या होता है कि जो हमारी कंपनी है, जो टीम है, ये डिसाइड करती है एज पर वेदर फोरकास्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें करती हैं। और हमारी जो पहली सबमिट डेट निकली हुई थी, वो ये निकली थी कि 19 तारीख को हम लोग मूवमेंट करेंगे बेस कैंप से, और हम सबमिट अटैम्प्ट करेंगे 23 की रात को, ठीक है। तो 23 की रात को जब हम लोग सबमिट के लिए हम लोग निकल गए थे 19 तारीख को, तो जैसे ही हम लोग 22 की रात को कैंप 3 पहुँचे, वेदर फोरकास्ट आता है कि अगले 24 घंटे में लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवाएं चलेंगी रात को 2 बजे तक, और लगभग 4 बजे से 5 बजे के बीच में आपको 1 से 2 घंटे का स्लॉट मिल रहा था, जिसमें विंड स्पीड कम हो रही थी। और उसके बाद अगले 3 दिन तक मौसम ख़राब था। तो अब ये था कि जब इस तरीके की सिचुएशन आ रही थी, और ये सिचुएशन क्यों बनी, क्योंकि याद होगा कि उस टाइम पे क्या था, कोविड पेंडेमिक का वेव 2 अपने चरण में था मई के महीने में, और दूसरा था कि 2 साइक्लोन हिट हुए थे इंडियन ओशन में। तो उसका जो इफ़ेक्ट था वो हिमालयास में पूरा आ रहा था। जैसे उत्तराखंड में जब देखें तो बारिश बहुत हो रही थी, और खुम्बू रीजन में बर्फ़ बहुत पड़ रही थी। तो उस दौरान से वहाँ पे क्या था, जो हमारा पहला सबमिट का अप्रोच था, वो क्या हो जाता है कि जो हमारे शेरपा लोग थे, इन लोगों ने क्या किया कि हमसे डिस्कशन किया, और उन्होंने ये बोला कि यार बहुत सारी टीमें वापस जा रही हैं, हमें भी वापस जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारा टाइम डिले हुआ, और ये हुआ, और हम लोगों को भी जैसे मेरी टीम में भी बहुत सारे लोग थे, तो होता है कि आपके एक अल्टीट्यूड के बाद सबका अलग अलग सोचना हो जाता है, ठीक है। किसी को गुस्सा आता है, किसी को जो बहुत ज़्यादा चिल है उसको गुस्सा आ सकता है, या जो कभी नहीं बोलता वो बहुत ज़्यादा बोल सकता है। उस कंडीशन में हमें बहुत संभालना होता है। एज अ टीम लीडर मेरे पे जिम्मेदारी बहुत थी, तो मैंने ब्रिगेडियर के कुमार सर से भी डिस्कशन किया, तो उन्होंने भी फिर बोला कि ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप एक काम करो, कैंप 3 से कैंप 2 मूव करो। तो अब पहला सबसे बड़ा ये था कि हम लोगों को पहला जो सबमिट अटैम्प्ट था वो हमारा क्विट हो चुका था। फिर हमने सेकेंड सबमिट शुरू किया। जो हमारी अगली सबमिट का जो हम लोग अप्रोच बना रहे थे वो बन रहा था 27 तारीख को। तो 26 तारीख को कैंप 3 हम लोगों को पहुंचना था, और जैसे ही कैंप 3 से हम लोग ऊपर निकले, येलो बैंड पड़ता है। तो वहाँ पे क्या है कि रॉक दिखता है, और रॉक एरिया में आपको ऐसा दिखेगा कि येलोइश पत्थर, तो उसको येलो बैंड नाम दिया गया है। तो जैसे ही उस स्लैब के पास हम पहुँच रहे थे, बड़ी बड़ी बर्फ़ की जो सिल्लियाँ थी वो टूट करके हमारे सामने आ रही थी। विंड स्पीड इतनी तेज़ थी कि जब हम रोप में लटके हुए थे, हवा की इतनी स्पीड थी कि हमें रोप पटक दे रही थी। तो मतलब उस सब सिचुएशन में ऐसा कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि यार ये मरने क्यों आ गए हम। तो उस कंडीशन में भी मतलब ये था कि यार नहीं, क्योंकि क्या होता है कि कॉन्शियस माइंड अगर ये सोच रहा है कि भाई तुम मर रहे हो, तो सब कॉन्शियस माइंड कहता था नहीं ये तो चैलेंज है, इसको पार करना है। तो कहीं ना कहीं ये था। और अचानक से हमारे पास वेदर फोरकास्ट आती कि 27 तारीख को अगले 24 घंटे स्नोफॉल है, आपको वापस आना पड़ेगा। फिर से हम लोग वापस आए। ओके। जब हम दूसरी बार में हम वापस आए तो मतलब ऑलमोस्ट हमारी टीम टूट चुकी थी। तो ओके, तो 2 बार अटेम्प्ट फेल हो गया, क्योंकि ये भी तो प्रोसेस आपके लिए ड्रेनिंग ही है भाई, बार बार जाना, बार बार नीचे आना। ओके। और इसी बीच एक खुशखबरी हमारे पास आती है, जो क्योंकि हमारी 4 टीम थी,
एवरेस्ट लोत्से और पोमोरी की टीम, एवरेस्ट लोत्से और नुप्से, ये टीम तो हम साथ में थे कैंप 2 पे। और तब तक नुप्से वालों का सबमिट हो चुका था और लोत्से वालों का भी सबमिट हो चुका था। अच्छा, 2 टीम आपकी हाँ, सबमिट कर दो चुकी थी। टीम हमारी जो थी इंडियन एवरेस्ट मैसिव की, वो सबमिट कर ली थी। तो कहीं ना कहीं वो 2 जो टीम्स थी उनके सबमिट के उससे भी हम लोग एक्साइटेड थे कि अगला है। लेकिन अब अचानक से ये होता है कि जो 27 तारीख का साइक्लोन हिट हुआ था, इस दौरान जो बर्फबारी हुई थी, कैंप 3 ध्वस्त हो चुके थे। मतलब देखते देखते मतलब ये था कि हमारे टेंट टूट चुके थे। और जैसे हम टेंट के अंदर बैठे थे तो रात भर हम लोग टेंट झाड़ रहे थे, और जब हम चेन खोलते थे ना तो बाहर भी मतलब टेंट से ज़्यादा बर्फ़ वो होती थी। तो रात भर हम लोग क्या करते थे, बाहर निकलते थे, फावड़े से क्या कहते हैं बर्फ़ को फेंकते रहते थे ताकि हम अंदर सेफ रहें, टेंट ना टूटे। बहुत सारे टेंट, जैसे बहुत फेमस क्लाइंबर है निम्सदाई, तो उनका कैंप सेटअप हमसे करीबन 500 मीटर दूर था कैंप 2 में। तो उनका ना पूरा कैंप साइट टूट गया था। तो बहुत सारी टीम्स ने क्विट करना शुरू कर दिया था। लगभग मतलब देखते देखते जब हम लोग वहाँ पे आपस ही में रहते थे, ज़्यादा नहीं, मतलब 100 मीटर 200 मीटर की दूरी पे, तो वहाँ पे ये होता था कि हम लोग सबसे बात करते थे। तो पता चल रहा था कि बहुत सारी टीमें क्विट करके वापस जा रही हैं। ऐसे में जब दूसरी टीमें क्विट करती हैं, ऐसे आप हो वहाँ मौसम ख़राब है और आपको पता लगता है, तो कहीं ना कहीं अंदर से आवाज़ तो होती है यार ये सही कर रहे हैं, हमें भी निकल लेना चाहिए। कहीं ना कहीं मतलब ये था कि हमें लग रहा था कि यार एक बहुत बड़ी चैलेंज हमारे सामने आ चुका है कि इस कंडीशन में शायद अब हमारा एक्सपीडिशन नहीं होगा। क्योंकि हमारे जो शेरपा थे, क्योंकि दूसरी टीम में उन्हीं के कहीं ना कहीं कलीग्स थे, उनके रिलेटिव थे, वो लोग जब जा रहे थे तो वो उनको भी बोल रहे थे कि यार आपको भी वापस चलना चाहिए, इस कंडीशन में एवरेस्ट में नहीं जाना चाहिए। तो बहुत सारी मतलब देखते देखते मेरे सामने की बात है, मैं एज अ टीम लीडर था तो मुझे मौका मिलता था कि मैक्सिमम टीम के साथ बैठने का। इंडियन पैरामिलिट्री फोर्स की टीम थी और हम लोग सबसे ज़्यादा मोटिवेट ये थे कि इंडियन पैरामिलिट्री फोर्स की टीम है जिसमें लगभग 50 क्लाइंबर हैं और वो भी सेम हमारे आगे पीछे डेट है। तो इन केस अगर हमारी टीम को कुछ हो भी जाती ये है है तो हमारे साथ। हमारा बैकअप इंडियन पैरामिलिट्री क्या फोर्स। बात है, ये सुन के इतना सही लग रहा है और कि एक ऐसा लगता है कि अपना कोई अपना है जो बिल्कुल। इस जगह पर हमें बचा सकता है या हमें मतलब रेस्क्यू कर सकता है। तो भाई ऐसी डेडली सिचुएशन पर कोई अपना मिल जाए, शायद ये वाली फीलिंग थी जब आपने आर्मी को देखा वहाँ पर कि एक टुकड़ी उनकी भी है, वो भी कर रहे हैं, तो आपको शायद वहाँ पर एक सपोर्ट सिस्टम जैसा महसूस हुआ। सपोर्ट सिस्टम इसलिए बहुत अच्छा ये था क्योंकि इंडिया के बहुत फेमस क्लाइंबर हैं लवराज धर्मसत्तू, उनको एवरेस्ट का मतलब ये बोला जाता है कि एवरेस्ट का उनके ऊपर आशीर्वाद है कि उन्होंने 7 बार एवरेस्ट क्लाइंब किया हुआ है, 7 बार? 11 अटैम्प्ट है। तो वो हमारे साथ वहाँ पे थे और उन्होंने मुझे एक बेस कैंप पे एक बात कही थी कि एवरेस्ट में एक ऐसी सिचुएशन आती है कि जब आप क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं सिर्फ आप होते हैं और हो सकता है कि आपके सपोर्ट में कोई ना हो। तो ये बात मेरे को मतलब उस मोमेंट में याद आती है जब सारी टीमें वापस जा रही थी। तो सडनली क्या होता है कि इंडियन पैरामिलिट्री फोर्स भी वापस जाने लगती है। अच्छा, उस टीम ने भी क्विट कर दिया? उस टीम ने भी क्विट कर दिया क्योंकि उनकी टीम में कुछ केसेस कोविड के निकल चुके थे। तो उस मोमेंट में सबसे दर्दनाक ये था कि जिसको हम मतलब अपना एक फैमिली सपोर्ट मान रहे थे और वो हमारे आंखों के सामने वापस जा रही है। तो वो मोमेंट तो काफ़ी आपके लिए हैवी मोमेंट रहा होगा जब आप अपने सामने देख रहे हैं कि वो टीम भी वापस जा रही है। सडनली क्या होता है कि दूर से एक लाइन दिखती है, क्योंकि जो हमारा कैंप था उससे लगभग 300 मीटर दूर रास्ता था। तो सडनली एक लाइन जारी होती है, सबने ऑरेंज कलर के जैकेट पहने हुए हैं और मतलब स्टार्टिंग में तो हमें समझ में नहीं आता कि यार ये इतनी बड़ी लाइन किसकी है। और रैंडमली मतलब जब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं तो एक शेरपा ये बताते हैं कि ये इंडियन पैरामिलिट्री फोर्स वापस जा रही है। तो वो मोमेंट हमारे लिए बहुत मतलब इस तरीके का मोमेंट था कि जहाँ पर हमारी टीम के जो मेंबर थे, शेरपा थे, वो भी हमसे ये कहने लग गए थे, देखो वो इंडिया के पैरामिलिट्री फोर्स भी वापस चले गए, तुम मरने के लिए यहीं बैठ रहे हो। अच्छा, उन्होंने आपके सामने ऐसा बोल दिया? मतलब क्लियरली उन्होंने ये बोल दिया शेरपाओं ने कि भाई देखो वो मतलब सामने से जा रहे हैं और तुम लोग मरने के लिए यहाँ मतलब खड़े हो, तुम्हें भी वापस जाना चाहिए। तो मतलब वो मोमेंट मेरे लिए बहुत दर्दनाक था क्योंकि ये था कि हम नेशनल टीम में थे और हम लोगों को बहुत ही मेंटली फिजिकली मतलब ये बोल सकते हैं कि बेस्ट समझ करके वहाँ भेजा गया था। और उस मोमेंट में मतलब जैसे मेरा ये मानना है कि एडवेंचर कैलकुलेटेड रिस्क में चलता है और पैरामिलिट्री फोर्स के उसमें जाने का ये रीज़न था कि कुछ लोगों को कोविड हो चुका था।
अच्छा, मेन रीज़न उनका ये नहीं था कि वो सिचुएशन से गए, वो कोविड के उससे उनको तो जाना हुआ पड़ गया क्या कि वापस। उनके जो आईजी उस टाइम पे थे डिस कैम्प में, तो उनने एक डिसीजन लिया कि हो सकता है कि टीम में किसी और को भी सिम्टम्स हो सकते हैं, बट जैसे जैसे एल्टीट्यूड में जाएंगे तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मेन रीज़न था कि हमें ये समझना था कि लोग क्विट क्यों कर रहे हैं। तो फिर वो जब आपने देखा टीम चले गए वापस, उसके बाद क्या डिस्कशन था टीम का, एंड देन हाउ यू डिसाइडेड कि भैया अब तो हमें सबमिट के लिए जाना है? और उसके बाद मतलब ये था कि थोड़ी देर तो मतलब जब वो जा रहे थे तो हम लोग मतलब हम सबकी आंखों में आंसू थे, और ऊपर से शेरपा हमें डिमोटिवेट कर रहे थे, और जो हमारे साथ के कलीग्स थे, चाहे वो स्पॉन्सर कैंडिडेट हो या मतलब मेरी टीम की और मेंबर हों, वो सब मतलब वो भी ये कहने लग गए थे कि नहीं नहीं चलते हैं, वापस चलते हैं, हम मरने के लिए यहाँ क्यों रुके। तो उस मोमेंट में मैंने एग्रेसिव होकर एक बात कही थी। मैंने कहा जब टीम मेंबर्स और शेरपाओं ने मुझे ये पर्सनली शाम को जब मीटिंग हो रही थी ये बोल दिया था कि भाई तुझे मरना है तो मर, हम तो नहीं मरेंगे। मैंने सीधे उनको ये बोला, मैंने कहा देखो तुम जो ये मरने की बात कर रहे हो, मैंने कहा जिस दिन मैंने इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन से बैग उठाया ये समझ गया था कि मैं मर चुका हूँ। मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि मैं ज़िंदा वापस जा रहा हूँ। पर मेरे हिसाब से जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन नहीं है कि हमें क्विट करना चाहिए। तो ये सुन के मतलब ये होता है कि सारे लोग मतलब एग्रेसिव होते हैं, वो मेरे पे एक मेंटली प्रेशर बनाते हैं, और उस टाइम पे मतलब ये था कि मेरे पास कोई नहीं था जिसको मैं बोल करके बता सकता था कि मेरे अंदर क्या बीत रही, और वो मुझे समझ में आ रहा था क्योंकि रैंडमली मुझे माइल्ड हेडेक होना शुरू हो गया था। और जैसे जब आप डिप्रेस होने लगते हो तो आपको इस तरीके की सिचुएशन होती है। पर इशारों में बात करने के लिए मेरे पास दो लोग थे, नवाब और शांति राय। तो जब मैंने इनको इशारों में बात करा तो उन्होंने मतलब मेरे को इशारों में ये बोला कि नहीं तेरा डिसीजन अच्छा है, इतनी जल्दी क्विट मत कर, क्योंकि ऑलरेडी शांति राय और जो नवाब नुब्से की टीम पे थे उनकी टीम ने भी क्विट कर दिया था। वो अभी भी मुझे मोटिवेट कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि नहीं तुम लोग कर सकते हो, तुम करो। और मेरी जिद के कारण एक चीज़ हुआ, शेरपाओं ने ये हमारे आगे एक फेस रखा कि अब कैंप 3 में तो रुकने लायक जगह नहीं बची क्योंकि वो टूट चुका है। अगर आपको समिट में जाना है तो सीधे कैंप 2 से हिट करना पड़ेगा। अच्छा, कैंप 3 की जगह आप आपको कैंप सीधे 2 से और नीचे से आपको सीधा सबमिट जाना सीधे पड़ेगा। समिट अटैम्प्ट करना। और ये कितना डिफिकल्ट है, लोग करते हैं कैंप 2 से पता है ये सबमिट? बहुत ही जैसे मतलब जो लोग स्पीड क्लाइंबिंग करते हैं वो लोग इस तरीके के डिसीजन लेते हैं। बट ये प्रॉब्लम मतलब जब मैंने ये चीज़ ली मैंने कहा ठीक है, मैंने बहुत कैजुअली बोला, मैंने कहा ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप लोग नहीं आ रहे हो शेरपा तो हम अकेले भी जा सकते हैं। मैंने कहा शेरपाओं की ज़रूरत नहीं है, हमने इतनी ट्रेनिंग करी हुई है कि हम 10-12-15 किलो तो अपना वेट कैरी कर सकते हैं। क्योंकि मेन क्या हो गया कि उस रीज़न में ना एक लोगों ने मेंटलिटी रख दी है कि भाई शेरपा है तो सब कुछ है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप खुद से भी कैरी करने का सामान कैरी करने का अगर आप जुनून दिखाते हो तो पॉसिबिलिटीज़ है, ज़्यादा थोड़ी होता है, आपको 2 सिलेंडर ही तो कैरी करने हैं तो पॉसिबल है। बट क्या होगा, आपकी स्पीड कम हो जाएगी। पर मतलब मैंने जो वहाँ पे एक डिसीज़न ये देखा, ये हो सकता है कि ये बहुत बड़ा डिसीज़न हो या हो सकता है ना भी हो, पर ये था कि मतलब इस तरीके का जब डिसीज़न मैंने वहाँ पे लिया, और हमने शाम को वायरलेस में जब कम्युनिकेशन जब हमारा बेस कैंप हो रहा था हमने उनको इन्फॉर्मेशन दिया कि हम लोग इस तरीके का टाइम कल सुबह करने जा रहे हैं, और ये था कि मतलब नीचे से भी यही था सेफ साइड देखते हुए आप लोग जाना और आप कोशिश करो। तो नेक्स्ट डे मुझे याद है कि 30 तारीख की सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे हम लोगों ने कैंप 2 से जाने का फ़ैसला लिया। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जनरली जो सबमिट होता है वो 25 मई के आसपास ख़त्म हो जाता है। तो लेकिन वहाँ पे एक सिचुएशन ये थी कि सबमिट 29 और 30 और 31, तो 30 और 31 को सबमिट अटैम्प्ट हो रहा था। तो हमने जब कैंप 2 से जाने का फ़ैसला लिया तो कैंप 2 से हमें सीधे 8000 मीटर में जाना था, यानी कि जिसको हम कैंप 4 बोलते हैं, और यही डेड जोन होता है। और इस डेड जोन में अगर आप सावधानी नहीं बरतते हो तो आपकी जान जा सकती है। किन किन कारणों से डेड जोन पे जाती है जान, आप मुझे थोड़ा बताइए सर। एक तो जो उसका एल्टीट्यूड है वो लगभग 8000 मीटर के आसपास है। वहाँ पे जो ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत कम है। मतलब अगर आप ऑक्सीजन मास्क निकालते हो तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि भाई लंग्स काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, बहुत ही, क्योंकि एयर बहुत थिन होती है। इसको ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे हम बबल्स देखते हैं ना, तो एयर में बहुत सारे बबल्स होते हैं। तो लो एल्टीट्यूड में वो बबल्स बड़े होते हैं, और जो हाई एल्टीट्यूड होता है वहाँ पे बबल्स छोटे होते हैं। तो छोटे बबल्स को लेने में हमें तकलीफ ज़्यादा होगी टू कंपेयर बड़े बबल्स। अगर बड़े बबल्स का एक दो बबल्स भी जा रहे हैं तो ऑक्सीजन हमें ज़्यादा मिल रही है। अच्छा, इस वे में कह रहे हो। तो ये है। और विंड चिल फैक्टर अपने आप में एक बहुत है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो
एक क्लाइमेट का टेम्परेचर तो अलग है, लेकिन जैसे ही हवा चलती है वो टेम्परेचर डबल से भी ज़्यादा हो जाता है। तो ऑलमोस्ट उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन थी कि -35, 40, 50 डिग्री नॉर्मल था। तो मतलब ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था, और सबसे बड़ा ये चैलेंज था कि हमें कंटिन्यू 24 घंटे चलना था। जाने और आने की बात कर रहे हो अभी आप? बिल्कुल हाँ, क्योंकि ये था कि हम कंटिन्यू सुबह हम लोग जा रहे थे 30 तारीख की 5 बजे हमारी टीम निकल चुकी थी, और शाम को हम लोग करीबन करीबन 2:30 से 3 बजे के आसपास कैंप 4 पहुंच चुके थे। उसी रात को हमने अटैम्प्ट करना था, तो रेस्ट का बहुत कम टाइम मिलता, वरना अगर हम कैंप 3 कैंप 4 होते हुए जाते तो हमें एक एक दिन मिलता, बट यही है। तो फिर वो दिन आता है आपका अटेम्प्ट वाला दिन, क्योंकि आपने एक गो में करना ऊपर तक। बिल्कुल। तो वो दिन की शुरुआत आपने कितने बजे करी और क्या क्या उस दिन क्या बातें होती हैं जब आप जब आप इतने हाई ऑल्टीट्यूड में होते हो, आप अटेम्प्ट करने वाले हो, आपको पता है कि यहाँ से अब आप सीधा अटेम्प्ट करोगे, मुश्किलें आएंगी, सारी चीज़ें आएंगी, तो उस टाइम पर लास्ट कॉन्वर्सेशन क्या होता है आपके आपस में टीम्स के साथ में? क्योंकि माउंटेनिंग में मैं एक चीज़ भी देखता हूँ कि टीम्स ये है एक सिंगल, लेकिन टीम भी है। बेसिकली क्या होता है कि एक अल्टीट्यूड के बाद जो मैंने फेस किया, आपका कितना भी अच्छा दोस्त होता है वो आपका दोस्त नहीं रहता, क्योंकि क्या होता है कि सबको सबमिट फीवर की पड़ी होती है कि सबमिट करना है, कैसे भी करना है। तो सेम सिचुएशन हमारी टीम के साथ आई, और जब सुबह टीम वर्क में चलने की बात थी तो लोग दौड़ने लग गए थे। उनको ये था कि हम पहले पहुँचे, क्योंकि वो कोई एक ऐसा कंपटीशन तो नहीं था, बट सेफली हमें उस चीज़ को अटैम्प्ट करना सबमिट करना था। तो कितने बजे आपने सबमिट शुरू किया और कौन सी तारीख में? 30 मई की सुबह 5 बजे हमने कैंप 2 से चलना शुरू किया। सुबह 5 बजे? बिल्कुल। ओके। और मैं थोड़ा सा लेट गया, करीबन 6:30 बजे मैं उस कैंप से निकला हुआ हूँ, क्योंकि यही था कि सारी चीज़ें देखनी थी कि कुछ सामान छूटे ना ये। तो मेरे जो 3 मेंबर्स थे वो आगे निकल चुके थे, और शेरपा वगैरह सारे हमारे साथ मेरे साथ पीछे चल रहे थे। तो धीरे धीरे क्या था कि जब 2 घंटे पहले कोई निकलता है, 2 घंटे बाद कोई जाता है, तो टाइम का गैप बन जाता है, क्योंकि वो एक ऐसा एल्टीट्यूड है कि आप टाइम कवर नहीं कर सकते हो। मतलब आप जल्दी जाके दौड़ के वहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते हो। पर ठीक है, वो लोग उन लोगों ने आगे चलना शुरू किया, और वो आगे जाते हुए अपना तैयारी करी, वो पहुँच गए सेफली। वो लोग पहुँच गए थे, और उनसे 1-1.5 घंटा लेट मैं पहुँचा। तो जब मैं पहुँचा, क्योंकि एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है और हम लोगों को कंटिन्यू चलना है, और मेरे ऊपर तो खासकर मेंटली प्रेशर भी था, तो मैं थोड़ा सा थका हुआ था। और बट ये था कि जैसे ही मैं 8000 मीटर में पहुंचा तो एक खुशी थी। और उस अटैम्प्ट में मुझे आज भी याद है बहुत अच्छे से कि मैंने ऑलमोस्ट 7900 तक विदाउट सप्लीमेंट उस टाइम में चल रहा था, और मेरे जो टीममेट थे उन्होंने सिलेंडर पहले ही खोल दिया था। तो उससे भी फ़र्क पड़ जाता है कि आपने सिलेंडर पहले खोला है या नहीं, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त सप्लीमेंट ऑक्सीजन था। बट मैं अपने आप को एक चीज़ देखना चाहता था कि मैं कितनी दूर तक बिना मतलब ऑक्सीजन के सप्लीमेंट ऑक्सीजन के चढ़ पा रहा हूँ। तो वही था कि जब मेरा मतलब थोड़ा सा मुझे लगा कि नहीं सिलेंडर खोल देना चाहिए, तब 7900 में मैंने खोला, क्योंकि वही था मतलब हमें पहले ही क्लियरली बोला गया था कि आपको मतलब डेथ के साथ मतलब वो आपकी जान के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, बट हाँ जब रिसोर्सेज है तो यूज़ करना है। तो गए हम लोग वहाँ गए, और रात को हम लोगों को निकलना था, तो सेम नाइट। तो सबमिट आप कर चुके, अभी आप जो बता रहे हो आप सबमिट? अभी हम 8000 में पहुँचे। अभी 8000 पर अभी सबमिट नहीं हुआ है? तो ये था कि हम लोग पुश मार रहे थे। अब जैसे ही हम 8000 डेड जोन में पहुँचे तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा रेस्ट करना था, ताकि जैसे हमारे सॉक्स वगैरह हैं वो पसीने से भीग जाते हैं, हम लोग सॉक्स वगैरह चेंज करते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि पसीने से फ्रॉस्टबाइट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग वो चेंजेस वगैरह कर लेते हैं, और अगर अंदर हमने कोई टी शर्ट पहनी हुई है वो भीग गई है उसको हम लोग चेंज कर लेते हैं वहाँ पे, तो थोड़ा सा हमें रेस्ट मिल जाता है। कितना टाइम का रेस्ट होता है? लगभग 1 से 2 घंटे मतलब वहाँ पे उस दिन हमें मिली थे। तो वहाँ तो कोई कैंप है नहीं, टेंट नहीं है, तो कैसे आप नहीं, वहाँ पे टेंट रहते हैं। अच्छा, 8000 मीटर में। हाँ, 8000 वहाँ पे डेथ जोन के पास टेंट रहते हैं, और इन केस अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो वो वहाँ रेस्ट कर सकता है। हाँ, उसको वहीं पे या तो वो वापस आ सकता है वहीं से, या वहाँ पे रेस्ट करके अगर टाइम। तो लास्ट रेस्टिंग पॉइंट बेसिकली वही होता है? वही है। और उसके बाद मतलब जो ग्रेडेंट है, जो चैलेंजेस हैं वो बहुत बढ़ते हैं, क्योंकि आपको उसके बाद कोई ऐसा मौका नहीं मिलता जहाँ आप रेस्ट कर सकते हो। तो सेम 30 तारीख की रात को हम लोगों ने चलना शुरू किया था, करीबन 8 साढ़े 8 बजे मैं सबमिट पुश की तरफ जा रहा था। और जाते जाते ये था कि जब मैंने चलना शुरू किया और हवा बहुत तेज़ थी, ऑलमोस्ट मतलब 45 से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में हवा थी, और सीधे मतलब ये लग रहा था कि मतलब ये हवा मतलब हड्डियों को चीर के चले जाइए, क्योंकि हमारी क्लोथिंग जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, और लेकिन उसके बाद भी मतलब हवा मतलब हम लोगों को कर रही थी, ठंड बहुत लगती है वहाँ पे। तो फिर भी हम लोग चले जा रहे थे,
और धीरे धीरे हम लोग पहुँचते हैं बालकनी में। तो एक रेस्टिंग पॉइंट आता है जिसका नाम है बालकनी। बालकनी। हाँ, तो उस रेस्टिंग पॉइंट में बेसिकली क्या होता है तो इसे बालकनी कहते हैं क्यों, कुछ ऐसा स्पेशल रीज़न है या फिर? स्पेशली ये है कि उसके बाद जो रूट चेंज होता है, जो हमारा 8,000 मीटर से बालकनी तक का सफ़र है वो ऐसा दिखता है कि मतलब ये एक बालकनी की तरह दिखता है एवरेस्ट की, क्योंकि उसके बाद मतलब आपको दूर दूर तक फिर ऐसा कुछ लैंडस्केप नज़र नहीं आता है। तो वो बहुत प्यारा उसका वो था, बट वहाँ पे रात थी और बहुत कम स्पेस वहाँ पे था। ऐसा लग रहा था जैसे बालकनी में बहुत कम स्पेस होता है, वैसा ही वहाँ पे स्पेस भी है। तो जब वहाँ पे हम लोग पहुँचे, हमने अपना ऑक्सीजन सिलेंडर चेंज किया, क्योंकि ऑलमोस्ट वहाँ पहुँचते पहुँचते आधा सिलेंडर हो जाता है। चेंज करके हमने दूसरा सिलेंडर लिया और हम लोग आगे को निकल चले थे। तो निकलते निकलते सडनली क्या होता है, हमारे 2 लोग सबमिट कर लेते हैं और सबमिट से 250 मीटर नीचे मेरे साथ एक फिर से एक चीज़ होती है कि जिसमें जो मेरे शेरपा थे उस टाइम, और वो एक डिसीज़न लेते हैं कि मुझे आगे नहीं जाना है। ऐसा क्यों करते हैं वो? उनको अल्टीट्यूड सिकनेस हो गई थी, और उस केस में क्या था कि उनके पास वायरलेस सेट था, क्योंकि शेरपा क्या करते हैं कि अब मोस्टली अपने पास ही वायरलेस सेट रखते हैं, और उसने वायरलेस सेट में ये बोल दिया कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई है और मुझे डाउन होना है। तो ये था कि मेरे से मतलब जब उनने ये बोला कि भाई मैं नहीं जाऊँगा इससे आगे, मैं मरने नहीं आ रखा हूँ यहाँ, इस तरीके की मतलब जब वो बात कर रहे थे तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और इतने में जो मेरे 2 लोग थे स्पॉन्सर कैंडिडेट, वो सबमिट करके आ चुके थे। तो मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था, बट उनको नीचे सबमिट के बाद उनको नीचे उतरने की थी, तो उनने कोई बात मतलब ऐसा करना नहीं चाहा। और जो वहाँ पे की सिचुएशन थी और उनने कुछ समझी नहीं, नीचे जाते जाते मतलब जो बात थी नहीं, तो उन्होंने कम्युनिकेशन इस तरीके से फैला दिया कि शेरपा नहीं मनीषी बीमार है। तो मतलब मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज था। मुझे बेस कैंप से तुरंत एक वॉकी टॉकी में को मैसेज आता है कि आप हमसे बात करो, तुम्हें क्या हुआ। तो सबसे पहले मैं अपना सिलेंडर चेक करता हूँ कि मेरे सिलेंडर में कितनी ऑक्सीजन है। तो ऑलमोस्ट मैंने देखा कि मेरी सिलेंडर जैसे सिलेंडर का क्या होता है ना हमारा, उसमें क्या होता है अलग अलग एक मीटर लगा होता है, तो 320 उसका वो मीटर था। तो मेरे वाले में लगभग 150 उसका जो मीटर में था 150 कम हुआ था, और शेरपा वाले का पूरा ऑलमोस्ट 200 के आसपास हो गया था। तो उनका सिलेंडर मुझसे ज़्यादा ख़त्म भी हो गया था, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा में चलाया था। मैंने 0.1 में चलाया था, उन्होंने 1.5 में चलाया था, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ा उनको। और जब तबीयत उनकी ख़राब होनी शुरू थी, उनने सिलेंडर अपना ज़्यादा चला लिया। तो इस दौरान ये होता है कि मेरे को एक डिसीज़न लेने के लिए बोला जाता है, और वहाँ पे मतलब मैं ये सोचता हूँ कि यार देखो, बड़ी मुश्किल से तो हम यहाँ तक पहुँचे थे, और शायद अब सच में मेरी किस्मत ही ख़राब है। तो ये फ़ैसला था। जब मैंने बेस कैंप बात करी तो उन्होंने मेरे से बात करी, और उनने मुझसे कुछ सवाल पूछे। तो डॉक्टर ने भी मुझसे बात करी, तो मैंने जो सवाल के आंसर दिए मतलब वो बहुत पॉजिटिव थे। तो उनने जब सब चीज़ें पूछी, और फिर मैंने क्या था, क्योंकि शेरपा कम्युनिटी की अपनी लैंग्वेज होती है, और जो डॉक्टर था वो पहाड़ी था। मैंने उनसे कम्युनिकेशन पहाड़ी में करी, और मैंने उनको सिचुएशन समझाने की कोशिश करी। तो जब मैंने उनको सिचुएशन बताई, तो क्योंकि मेरी जो लोकल लैंग्वेज है वो किसी को नहीं आती, क्योंकि जो मेरी कम्युनिटी से होंगे उन्हीं को हमारी पहाड़ी लैंग्वेज आएगी। और मुझे नेपाली समझ में आती थी, तो मुझे ये भी समझ में आ रहा था कि सामने वाला क्या बोल रहा था, चाहे मैं इतने अच्छे से नेपाली नहीं बोल पाता, बट मैं बहुत अच्छे से समझ लेता हूँ। तो फिर जब मैंने उसको समझाने की कोशिश करी, तो उनने बोला कि यार ठीक है, तुम एक काम करो, आ जाओ डेड जोन तक वापस आ जाओ, फिर हम लोग कुछ डिसीज़न लेते हैं, ठीक है। तो मैंने 7:30 बजे उनके साथ वापस आना नीचे शुरू किया। ऑलमोस्ट 1 बजे मैं वापस आ गया था, और सबसे पहले मैं अपने टेंट में जाता हूँ। मैंने ऑक्सीजन अपना जो सप्लीमेंट था उसको हटाया, और मैं तुरंत उठ के जाता हूँ निम की टीम के साथ। निम और जिम का एक जॉइंट एक्सपीडिशन था, जो हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट है उनका भी एक एक्सपीडिशन था। तो मैं उनके टेंट में जाता हूँ, तो मुझसे ये पूछते हैं कि तुम्हारा सिलेंडर कहाँ है। मैंने कहा सर सिलेंडर की क्या ज़रूरत, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। तो जब मैं ये बोलता हूँ तो वो ना सबसे पहले मुझे एक पानी की बोतल देते हैं, कहते मनीष तुम ना पानी पियो, ये मैं चाय बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुम चाय पियो। तो पहले दिन जब मैं समिट पुश में जा रहा था, मैंने एक मैगी खाई थी और एक चाय पी थी, और उसके बाद मतलब मेरी वो सेकंड चाय थी पूरे लगभग 24 घंटे बाद। तो यहाँ पर मतलब एक सिचुएशन मेरे साथ ये थी। तो उस टीम ने मेरा बहुत हौसला बढ़ाया, और उनने एक बात कही, उनने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ जो हुआ किसी के साथ भी हो सकता है। अब ये बताओ, अगर तुम्हें एक सिलेंडर एक्स्ट्रा कैरी करना पड़े तो तुम क्या करोगे।
ठीक है, वो मेरा मेंटल स्टेटस और ये सारा चेक करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा सर आप एक मौका दे के देखो, आज आपको ये पता चल जाएगा कि आपने इंडियन टीम में किसको सेलेक्ट किया है। क्योंकि मेरे पास ये प्रूव करने का था कि जिस तरीके से आज की डेट में नेपाल माउंटेनियरिंग में ये बोला जाता है कि इंडियन क्लाइंबर बहुत वीक होते हैं, या इंडियन क्लाइंबर मतलब ऐसे ही आ जाते हैं बिना ज़्यादा प्रैक्टिस के, बिना ज़्यादा एक्सपीरियंस के, तो हम लोगों को उनको ये भी प्रूव करना था कि नहीं, हम बहुत अच्छे एक्सपीरियंस में आए हुए हैं। तो उसके बाद उस टीम ने भी नीचे बेस कैंप बात करी, और शाम के 4:30 बजे मुझे बेस कैंप से फिर से कॉल आता है। वो ये बोलते हैं कि आप एक काम करो, 2 घंटे वेट करो, और 2 घंटे वेट करने के बाद आपको हम ये डिसीज़न बताते हैं कि आपको कल बेस कैंप वापस लौटना है या सबमिट करना है। तो मेरे अंदर मतलब बहुत अलग अलग वो चल रहा था। तो मतलब डेथ जोन पे जाने के बाद, ऊपर जाने के बाद फिर आपको नीचे आना पड़ा, तो ये तो काफ़ी टफ सिचुएशन हो गई। एवरेज का जो सबमिट था आपके सामने था, ऑलमोस्ट कह सकते हैं इसको, बट आप अभी भी एक दुविधा चल रही थी। मतलब ये था कि मैंने अपने दिल को एक दिलासा देने की कोशिश करी, कोई बात नहीं, तुमने एक्चुअल सबमिट नहीं किया तो तुमने ऑलमोस्ट 250 मीटर तो छोड़ा, उसको साउथ सबमिट भी बोला जाता है, तो तुम साउथ सबमिट तक तो गए। तो मैं अब अपने आप को एक कोशिश करने की कोशिश कर रहा था, समझाने की कोशिश कर रहा था। और इतने में क्या होता है कि शाम को फिर से बेस कैंप से मैसेज आता है कि यार अभी शेरपा का अरेंजमेंट यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा, बट क्या पता तुम्हें वापस आना पड़ सकता है। तो मैंने उनको क्लियरली बोला, मैंने कहा आप मुझे क्लियरली बता दो कल सुबह मुझे नीचे आना है या अभी रात को ऊपर जाना है, और एटलीस्ट अगर आप मुझे बता दोगे तो मैं अपने मतलब प्रिपरेशन के हिसाब से मैं सोने की कोशिश करूँगा और कल मैं वापस आ जाऊँगा। तो वो मतलब वहाँ पे की जो सिचुएशन थी वो मेरे साथ ऐसी थी कि मैं किसी को नहीं बता सकता, और मैं अगर एक्सप्रेस भी करना चाहूँगा तो मतलब उसके लिए मेरे पास कुछ वर्ड ही नहीं होते। तो इतने में क्या होता है कि 6:30 बजे बेस कैंप से मुझे मैसेज आता है, वो कहते हैं मनीष तुम तैयारी करो, अगले 1 घंटे में तुमने सबमिट के लिए फिर से निकलना है। और ये इसलिए भी पॉसिबल हो पाया क्योंकि हमारे टीम में और भी लोग थे। एक राइको दाई हैं, उनकी राइको नाम से कंपनी भी है, उनका सरनेम है, और उनकी जैसे ही वो सबमिट में जाने से पहले जब डेथ जोन में रुके हुए थे तो उनको ना लूज़ मोशन हो गए थे, और उनका जो शेरपा था उन्होंने खुद ये डिसीज़न लिया कि मैं आगे नहीं जाऊंगा और मेरा शेरपा मनीष को दे। तो कहीं ना कहीं मतलब ये था कि मैं ये बोल सकता कि मेरी मतलब जो भी किस्मत या फिर एवरेस्ट मुझे पूरा चैलेंज ये दे रहा था कि तुम कितना ज़्यादा मोटिवेटेड हो, तुमने कितनी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करी है और तुम्हारे अंदर कितनी कैपेसिटी है वो बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। और जब मुझे ये मौका दोबारा मिला, अब मेरे लिए सबसे बड़ा ये था क्योंकि 1 बजे का मैं वहाँ पे पहुँचा हुआ था कैंप 4 में, 1 बजे से रात के 8 बजे तक मेरा पूरा रेस्ट था, तो मेरी बॉडी बिल्कुल टूट चुकी थी। और फिर से मतलब उन शेरपा ने जाने से पहले एक कॉफ़ी बनाई, तो मैंने एक कॉफ़ी खाई, और ये था कि खाने का कुछ मन नहीं था क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें हो गई थी। मैंने ज़बरदस्ती फिर से मैगी खाने की कोशिश करी, एक कॉफ़ी पी, और मैंने उनसे एक प्रॉमिस किया कि मैं पिछले 24 घंटे से चल रहा हूँ ऑलरेडी, और हो सकता है कि मेरी तबीयत बिगड़ भी सकती है, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि कहीं पे भी मेरी तबीयत ख़राब होगी तो मैं वहीं से वापस आ जाऊँगा, और मतलब ये मेरी तरफ से परमिशन है। क्योंकि इस तरीके का डिसीज़न लोग नहीं लेते, जब सबमिट के करीब होते हैं तो वो मैक्सिमम चाहते हैं कि वो आगे निकले, सबमिट हो जाए। बिल्कुल। और मेरा यही डिसीज़न था स्टार्टिंग जब मैंने दोबारा शुरू किया। जब निम जिम की टीम जा रही थी तो वो जाने से पहले मेरे पास ऐसे मिलने आते हैं, वो बोलते हैं मनीष तुम्हारा कोई मैसेज आया, और लेकिन तुम बी पॉजिटिव कि हमें लगता है कि तुम अभी वापस आ जाओगे, और टेंशन मत लो, जो होगा अच्छा ही होगा, और तुम मतलब ज़्यादा वो मत सोचो, ठीक है। तो अब क्या होता है जब मेरे को दोबारा चांस मिलता है तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा रिस्क था कि मैं ज़िंदगी और मौत के बीच जाने वाला था। मैंने 500 मीटर चलना शुरू किया, मेरे पैर ऐसे भारी हो गए कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं मतलब बहुत सालों से मतलब मैं कहीं गया ही नहीं हूँ, मतलब मेरे पैर हिल ही नहीं रहे थे, ठीक है। और मुझे ठंड लगनी बहुत शुरू हो गई थी उस टाइम। वेदर, एक तो उस एल्टीट्यूड में वेदर का बहुत इफेक्ट रहता है, तो मुझे लगा कि हल्की हल्की ठंड, ये है कि अभी तो मैंने 500 मीटर ही चलाया तो थोड़ा, तो मुझे लगा हल्की बॉडी गर्म होने लगेगी, तो मैंने हल्का सा पानी का सिप मारा और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। तो जो मेरे शेरपा थे वो पूछते हैं कि सर आप ठीक हो, मतलब चला जा रहा है या वापस चलना है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा करते हैं थोड़ा सा 500 मीटर और जाके देखते हैं, अगर कुछ दिक्कत आएगी तो करें।
तो जैसे ही मैंने उस 500 मीटर के बाद दोबारा चलना शुरू किया और मेरी बॉडी फ्लो में आई, गर्म होने लगी, तो उसके बाद मैं रुका ही नहीं। आप यकीन नहीं मानोगे, निम की टीम 6 बजे निकल चुकी थी और मैंने 11 बजे रात को, मैंने 8 बजे चलना शुरू किया था, मैंने 11 बजे उनको बालकनी में वापस पकड़ा। सबमिट करने के बाद मतलब ये है कि मेरा तो दूसरा टाइम था और उनका वो भी जा रहे थे उसी रात को। तो उस दिन मैंने 11 बजे फिर से जो मेरा फाइनल पुश होने वाला था और उस पर मैंने उनको 11 बजे पकड़ा पीछे से, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक होता है कि आप ड्रेस से समझ सकते हो कि आपके आगे कौन चल रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि सब कुछ तो ढका होता है। क्योंकि उनकी ऑरेंज जैकेट थी, तो मैं उनको समझ गया था, क्योंकि ग्रुप वाले सब साथ चलते हैं। तो मैंने पीछे से ही समझने की कोशिश करी कि कौन से इंस्ट्रक्टर मेरे चल रहे हैं। तो इकबाल सर चल रहे थे, मैंने पीछे से बोला कि, मैंने कहा इकबाल सर, ठीक है, मैंने हल्का सा मास्क नीचे किया और मैंने बोला, तो इकबाल सर के, तो वो होता है ना कि कम्युनिकेशन वहाँ पे ना सुनाई भी नहीं देता है कि इतना वो है फ्लो में। तो मैंने ना सडनली पीछे से उनका बैग खींचा, तो वो पीछे देखते हैं, टॉर्च मेरे फेस पे चलती है, वो बोलते हैं भाई कौन है, ठीक है। मैंने हल्का सा मास्क नीचे किया, मैंने कहा सर मनीष। तो मतलब वो एकदम सरप्राइज़ थे कि यार ये बंदा मतलब पिछले 30 तारीख से सबमिट में चल रहा है और आज 31 तारीख की रात को भी ये मतलब अटेम्प्ट कर रहा है, तो कैसे मतलब इतनी एनर्जी है। तो बालकनी में फिर मैंने उनकी थोड़ी हेल्प करी। तो कर्नल बिस सर मुझसे पूछते हैं कि यार मनीष तुम्हारे शेरपा कहाँ है। मैंने कहा सर वो आ रहे हैं पीछे, और मैंने उनसे बोला है कि मैं बालकनी में वेट करूँगा। फिर वो मेरे को मतलब वहाँ पे थोड़ी सी मजाक भी करते हैं, वो कहते हैं हाँ हाँ तुझे तो साउथ सबमिट का रूट तक याद है, सबमिट तक तो तू ऑलरेडी जाके ही आया है। तो मतलब वो था कि जब वो वर्ड ये बोलते हैं तो मेरे को एक फिर से एक कॉन्फिडेंस आता है, मोमेंट ऑफ रिलीफ भी रहता है इतने स्ट्रेस के बाद में। हाँ। तो मतलब एक ये था कि नहीं, मतलब मैं जो कर रहा हूँ बहुत अच्छा है और धीरे धीरे मुझे ऐसे ही चलना है। तो मेरे जो शेरपा थे वो बालकनी में मिलते हैं, हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर चेंज करते हैं। और अब मैं उनको ये बोलता हूँ कि अब दोनों साथ चलेंगे, क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि टीम वर्क बहुत ज़रूरी होता है। तो धीरे धीरे हमने सबमिट किया। जब मैं वापस साउथ सबमिट में पहुँचा, तो जहाँ से मैं 30 तारीख की सुबह वापस आया था, तो मैं उनको बोलता हूँ कि दाई मैं ना कल यहीं से वापस आया यार, ठीक है। तो दाई कहते हैं कोई बात नहीं, आज तो ऊपर से वापस आओगे, सबमिट करके आओगे। तो फिर धीरे धीरे जब चलना शुरू करते हैं, वही लगभग 3 साढ़े 3 के आसपास हम वहाँ पे पहुँच गए थे रात को। और जब हम चलते हैं तो हमें ना एक टास्क मिला हुआ था। हमें ये टास्क मिला था, जो ब्रिगेडियर अशोक अभय सर हैं, प्रेसिडेंट IMF उस टाइम के, तो उन्होंने एक टास्क किया था। उन्होंने कहा था कि मनीष, एवरेस्ट में जब पहला सनराइज़ होता है ना, वो इतना अमेजिंग होता है कि आपको उसको क्लिक करके लाना है। ये आपकी टीम के लिए टास्क है। तो वो जो हमारे लिए टास्क था, पहले तो मुझे समझ में नहीं आता कि यार इतना प्यारा सनराइज़ ये क्या होगा। तो जिस दिन मैं उस सनराइज़ को देखता हूँ ना, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने एक चीज़ देखी कि मैं एक ऐसे पॉइंट में खड़ा हूँ जहाँ दूर दूर तक बादलों के अलावा कुछ नहीं है और सारी पीक्स हमसे नीचे हैं, बादल भी हमसे नीचे थे, और धीरे धीरे धूप पड़ती है बादलों के ऊपर और एक पिरामिड बनता है बादल के ऊपर, और वो था एवरेस्ट का शैडो। तो वो इतना प्यारा था कि मतलब आज भी अगर मैं उसको सोचता हूँ ना, मतलब मैं सोचता हूँ कि यार मतलब मैंने वर्ल्ड की इससे अच्छी पेंटिंग कहीं नहीं देखी। इस पॉइंट पे मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, हालांकि आप जानते ही होंगे, हमारे इंडिया की पॉपुलेशन जो है 1.40 करोड़ हम हो गए हैं, पूरे वर्ल्ड में टॉप हो गए हैं। और इंडियन सिटीजन्स ने जितने भी अभी तक सबमिट करें 2023 में दिसंबर के रिकॉर्डिंग लगभग 544 लोग हैं अभी तक करे हुए। उन 500 अप्रॉक्स लोगों में से आप भी एक हैं, तो इसीलिए शायद आपको वो देखने का मौका मिला है जो एक जनरल इंसान नहीं देख पाएगा कभी। बिल्कुल यही है कि जैसे लगभग 544 लोगों ने अभी तक 2023 के आंकड़ों में एवरेस्ट सबमिट किया है। और मेरे लिए सबसे प्राउड मोमेंट ये था कि जो इंडियन एक्सपीडिशन था, आज तक 2 ही एक्सपीडिशन हुए हैं, जैसा आपने बताया 93 और 2023 और 2021 में इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। अच्छा 93 में भी सबमिट हो गया था। अच्छा ये भी, अच्छा मनीष भाई एक चीज़ और मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि जैसे हम सुनते आते हैं पहली बार आपने अटेम्प्ट किया और पहली बार आपने सबमिट भी कर दिया, ऐसा भी तो नहीं होता, लोग कई अटेम्प्ट भी करने पड़ते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। जैसे मेरे साथ खुद हुआ कि मैंने 2 अटेम्प्ट, मैं ये बोलूँगा कि हमने 4 अटेम्प्ट किए, 4 के बाद लास्ट में फाइनली सबमिट करते करते भी मैंने 2 अटेम्प्ट और करे। आपका तो थोड़ा और भी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आप उस डेंजर जोन में ही वहीं कहीं घूम रहे थे, डेंजर जोन में ही आप वहीं कहीं थे। बट ऐसे काफ़ी लोग हैं जो लोग ने गए, फिर उनको वापस आना पड़ गया, फिर नेक्स्ट ईयर अटैम्प्ट किया। आपने पहला अटैम्प्ट किया और उसी ड्यूरेशन में आपने सबमिट भी कर दिया। तो कैसी फीलिंग थी आप आफ्टर सबमिशन, या फिर आपके दिमाग में सिर्फ था कि यार वापस पहुँचे? एक पॉइंट था जहाँ पे सबमिट से जस्ट 50 मीटर नीचे रॉक एरिया आता है।
तो जैसे ही हमने उस रॉक एरिया को पार किया और धीरे धीरे उसको ये बोलेंगे कि मीठी चढ़ाई पड़ी थी। तो ऑलमोस्ट दूर एक लाइन दिख रही थी, जो हमारी रोप आगे लगी थी, जो हमारी सपोर्ट रोप होती है वो लगी हुई थी। और उस सपोर्ट रोप में मैं ये देखता हूँ कि धीरे धीरे, क्योंकि ना जब हम लोग पहाड़ में चलते हैं तो हमारा जो सर होता है वो झुका रहता है, वो हमारे फुट स्टेप को फॉलो करता है और हम सामने नहीं देख पाते कि क्या है। और टॉर्च जल रही होती है, मेरे फुट स्टेप दिखते हैं और सडनली क्या दिखता है मुझे, 2 लोग आगे खड़े दिखते हैं। तो वो मैं ये देखता हूँ कि 25 मीटर नीचे कर्नल बिस्ट सर और दीप साई सर वो सबमिट करके वापस आ रहे होते हैं। तो उस दिन मुझे ये लगा कि जिन लोगों के साथ मैंने पूरा एवरेस्ट सिलेक्शन कैंप में मेहनत करी थी उनके साथ मैंने और मैंने अपने गुरुओं के साथ सबमिट करी, तो ये एक मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट ये बनता है कि इतने चैलेंज के बाद मुझे फिर से एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं एकमात्र ऐसा बंदा हूँ जिसने अपने गुरुओं के साथ सबमिट करी। तो मेरे लिए था कि जो मेरे इतने सारे चैलेंजेस था वो मैं सारे भूल गया जब उन्होंने मुझे बोला कि मनीष फाइनली तुमने अचीव कर लिया, बस 25 मीटर और रहा है, जाओ और तिरंगा गाड़ के आओ। तो वो जो मोमेंट था ना मेरे लिए, वो ऐसा मोमेंट था जैसे अक्सर लोग ये पूछते हैं कि सबमिट में जाके क्या फीलिंग थी। बस ये था कि मेरे आंखों में आंसू थे और जब मैंने देश का तिरंगा निकाला और उसको टॉप ऑफ द वर्ल्ड में गाड़ा और उसका मैंने जब पहला व्यू देखा तो दूर दूर तक ये था कि मेरे साथ नेशनल फ्लैग था और वो हम लोग टॉप ऑफ द वर्ल्ड में थे। तो वहाँ से एक मेरी थिंकिंग ये बदली कि आप चाहे कहीं भी चले जाओ, आपने लौट कर अपने रूट्स पर आना होता है। और जैसे मैंने एक चीज़ ये देखा कि उस एक्सपीडिशन में लोग बदलते हैं, तो सागर माथा ने मुझे जो मेरा ट्रू नेचर था उसी में रखा और मैं मतलब दिल से मतलब ये शुक्रगुजार करता हूँ कि सागर माथा ने, एवरेस्ट ने मुझे अपने क्राउन में आने का मौका दिया। और इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन है, चाहे इंट्रेंसिक क्लाइंबर हैं, चाहे बासु सर हैं, पुरमल धर्म सत्तू सर हैं और लवराज धर्म सत्तू सर हैं और निम जिम के जो हमारे पूरी टीम रही थी उस टाइम पे, और जो भी IMF का स्टाफ था, उन लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। और मेरे साथ नवाब हैं, शांति राय हैं, तो इन लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। जैसे बलजीत कौर है, और बलजीत कौर खुद मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तो हेमराज है, तो इन लोगों ने जब मुझे बहुत मोटिवेट किया तो मुझे सबसे पहले यही आया, क्योंकि बेस कैंप में ये लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि वो इतनी मुकाम के बाद भी सबमिट में जा रहा है। और जब मैं ये जर्नी के बाद जब मैं वापस आता हूँ और बेस कैंप आता हूँ तो मुझे पता चलता है कि जो मेरे साथ रास्ते में गुजर रहा था और जो हमारी कंपनी थी उसने जो मेरे जानने वाले थे उनका मैसेज आया था और उनको एक मैसेज ये डिलीवर कर दिया था कि मनीष का सबमिट फेल हो चुका है। तो उनके जो सपने थे वो टूट चुके थे और जैसे ही मैंने क्लाइम किया तो मतलब उन सब के अंदर एक नया मोटिवेशन आया। जैसे मेरे घर वालों ने कभी नहीं सोचा था और पिथौरागढ़ के लोगों ने नहीं सोचा था कि हमारे बीच से कोई ऐसा बंदा निकल के जाएगा जो एक दिन इंडियन टीम में जाएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐसा मोमेंट था कि जिसको मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। जब आप टॉप में होते तो वहाँ कम्युनिकेशन होती है उस टाइम पर, वायरलेस? हमारे साथ वॉकी टॉकी सेट होता है। तो 5:30 के आसपास जब जैसे ही मैंने सबमिट में पैर रखा तो मेरे शेरपा ने एक वायरलेस में मैसेज बोला, तो कॉन्ग्रेचुलेशन मनीष का सबमिट हो चुका है। यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं पूछना चाह रहा था कि जब सबमिट हुआ तब नीचे इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है आपकी। और जैसे ही बेस कैंप में सबमिट का मैसेज गया, सबने उम्मीदें छोड़ रखी थी कि इसका सबमिट नहीं होगा, और वो सब उठते हैं और करीबन 6 बजे वो वापस वायरलेस में आते हैं और मुझे मतलब वहाँ से चीयर करते हैं। तो मतलब एक अपने आप मतलब एक बहुत बड़ा ऐसा मोमेंट था। और वापस ही में जब मेरे को सबमिट के बाद, क्योंकि आना तो आपको हमेशा ज़मीन में ही होता है, और वापस ही में जब हम लोग आते हैं वो आते वक्त और चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। तो मनीष भाई, मैं ये पूछना चाह रहा था कि माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना अपने आप में एक अचीवमेंट है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है बेसिकली आप, लेकिन वापस आने में भी लोगों ने जान गंवाई लेकिन वापस आने में भी लोगों ने अपनी जान गंवाई। और मोस्टली मैंने सुना है कि ऊपर जाते टाइम नहीं, नीचे जब नीचे आ रहे होते हैं लोग तब मोस्टली लोग अपनी जान खो देते हैं क्योंकि उनकी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। तो क्या वापस आने के चैलेंजेस में क्या क्या आपको फेस करने पड़े थे? जब मैं वापस आ रहा था तो 50 मीटर नीचे जब मैं नीचे उतरा, वो जो रॉक एरिया में बता रहा हूँ, जब हम लोग चढ़ के गए थे, तो अब रैंडमली मैंने देखा कि मैं एक डेड बॉडी के ऊपर पैर रख रहा हूँ, क्योंकि रात को तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उजाले में मैंने देखा कि मतलब एक डेड बॉडी पड़ी है और उसकी छाती में मैंने पैर रखा। तो मतलब ऐसा था कि मतलब मेरे ना अंदर मतलब ऐसा था कि भाई ये लाश कहाँ से आई यहाँ,
मतलब बहुत ही ऐसा हॉरर मोमेंट था। और धीरे धीरे जब मैं नीचे आया तो मैंने देखा कि रास्ते में मतलब एक बंदे की जान चली गई है और शेरपा उसका रेस्क्यू कर रहा है, और मेरे बगल से उसका स्ट्रेचर नीचे डाउन किया जा रहा है। तो मतलब ये था कि यार इसकी जगह मैं भी हो सकता था, क्योंकि जो मैंने रिस्क लिया था और 24 घंटे में 2 अटैम्प्ट, वो भी 8,000 मीटर से, वो अपने आप में बहुत बड़ा, मतलब ये है कि हो सकता है कि लोगों को सुनने में एक बहुत आसान लगे, बट वो एक ऐसा रिस्क था कि जहाँ पे मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ज़िंदगी और मौत मेरे हाथों में चल रही थी। तो इस तरीके का रिस्क जब मैंने लिया, और जब हम लोग नीचे उतरते हैं तो क्या होता है कि रात को आइस जमना शुरू होती है और दिन में पिघलना शुरू होती है। तो जैसे ही जब हम पैर रखते हैं ना, तो अगला जब बंदा दूसरा पैर रखता है तो वो जो फुट स्टेप होता है वो टूट जाता है। तो वो चैलेंजेस बनता है कि कभी भी आपका पैर मुड़ सकता है, कभी भी आप गिर सकते हो। तो वहाँ पे बहुत ही सावधानी से आपको चलना पड़ता है और उतरने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो उतरते उतरते ही मैंने निम जिम की जो टीम थी, करीबन हमारे बीच में आधे घंटे का फासला था। और वापस जब हम लोग अपना समिट कैंप, वो जो हमारा कैंप 4 है, वहाँ पे आते हैं, बाइंड अप करते हैं। और जो पहले रात को मेरे जो शेरपा बीमार हुए थे उनका जो कुछ सामान बचा था वो भी मैंने अपने बैग में डाला। वो भी मैंने क्योंकि यही होता है कि कहीं ना कहीं क्लाइंबर्स समिट के बाद कुछ ना कुछ ऐसा सामान भूल जाते हैं। तो मैंने कोशिश करी कि जितना सामान मैं भी कैरी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा बैग इतना ज़्यादा भरा भी नहीं था। तो मैंने कोशिश किया कि मैक्सिमम जितना सामान मैं नीचे लेके जा सकता हूँ। तो ऑलमोस्ट 25 किलो उस टाइम पे मेरे बैग में था, तो मैं लाने की कोशिश कर रहा था। और एक मोमेंट ऐसा था जब ऑलमोस्ट मैं कैंप 3 की वॉल से नीचे उतरा। उसके बाद मुझे 1 घंटे का ट्रैक करना था कैंप 2 पहुँचने के लिए। और एक मोमेंट ऐसा था कि मेरे पैर चले जा रहे हैं और मेरी बॉडी सो चुकी है। बस मुझे कुछ मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बस जैसे मेरा पैर है वो नॉर्मल चल रहा है, और मुझे मतलब मुझे इतना पता है कि वो सामने जाना है। और रैंडमली एक कैंप आता है, मैंने उनसे पानी के लिए मांगा, तो उन्होंने मुझे कोक दी। तो उन्होंने जब मुझे कोक का बोतल दिया तो मैं एक ही साथ में उसको पी लिया मैंने। मतलब उस टाइम, क्योंकि अब नॉर्मली अगर हम कोक वगैरह पीते हैं तो उसमें इतना ज़्यादा ऐसे कंटेंट होते हैं, नहीं पिया जाता है। बट वहाँ पे मुझे इतनी प्यास लगी थी कि मतलब बर्फ़ पकड़ के हम लोग खा दे रहे थे। तो जैसे ही मैं कैंप में पहुँचा, कैंप में जो शेरपा बाकी लोग वहाँ पे थे कैंप 2 में, वो बहुत एक्साइटेड थे। उन लोगों ने मुझे तुरंत मतलब वो किया, और उन्होंने बोला कि सर आप फटाफट खाना खा लो और सो जाओ, क्योंकि मतलब आप इतने टाइम ऊपर रहे हो तो मतलब प्रॉब्लम्स अभी भी बढ़ सकती हैं। तो उन्होंने मुझे एक जो मेरा सिलेंडर था, क्योंकि वही होता है कि कैंप 2 में आने के बाद हम लोग खोल के उसको अलग कर देते हैं, तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई इसको ही लगा के सो जाओ तुम। तो कैंप 2 फिर भी आपके लिए कुछ लगभग कुछ सेफ जोन का टाइप कह सकते हैं इसको? थोड़ा कैंप जोन ये है कि आपको थोड़ा सा बैकअप मिल जाता है, जहाँ पे आपको थोड़ा खाने वाने की रिसोर्सेज मिलते हैं। क्योंकि कैंप 3 के बाद आपको बस या तो टिन फूड खाना है, या फिर आपको मैगी खाना है, और एक एल्टीट्यूड के बाद आपको खाना ही नहीं खाया जाता है। और उस एल्टीट्यूड में भी मैंने खाया, तो जो मेरी पूरी जो ट्रेनिंग रही थी उसका बेनिफिट मुझे वहाँ पे हुआ। तो मनीष भाई बहुत बहुत थैंक यू आपको, आपने हमें अपनी माउंटेन्स एवरेस्ट की जर्नी सुनाई है। इसमें थ्रिल था, इसमें सस्पेंस था, इसमें बहुत ड्रामा भी था। एंड जो आपने जिस तरीके से अचीव किया इस टारगेट को, वो कमेंडेबल था बेसिकली, क्योंकि ये कोई नॉर्मल चीज़ तो वैसे भी नहीं जिसके बारे में हम कमेंट करें। बट लेकिन अभी कहानी सुनने के बाद हमें काफ़ी एक अच्छा फील हुआ है कि आपसे हमें मिलने का मौका मिला, जो आपने इतना एक ऐसी चीज़ करी है जो कि नॉर्मल लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन भाई मैं चाहता हूँ कि आप उन लोगों के लिए भी कुछ ऐसे टिप्स बताएं, जिससे कि लोग जो माउंटेनियर बनना चाहते हैं, जो बच्चे, वो एक सही चैनल क्या है, सही तरीका क्या है, कि जिससे कि हम एक सही तरीके से एक माउंटेनियर कोर्स कर पाएँ। अगर हम माउंटेन्स चढ़ना चाहते हैं, क्लाइंब करना चाहते हैं, एज अ माउंटेनियर, एज अ प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो वो सही तरीका क्या है? बेसिकली इंडिया में बहुत सारे माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगा कि आप माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट में जाके एटलीस्ट बेसिक और एडवांस करो। और और ये कोर्स जो होते हैं कितने कितने टाइम के होते हैं? 26 डेज़ का बेसिक कोर्स होता है और 26 डेज़ का एडवांस कोर्स होता है। दोनों कोर्स? हाँ, मतलब सेम डेज़ के होते हैं। तो एटलीस्ट उस पर ये पता चल जाता है कि किस तरीके से हमें माउंटेनिंग करनी है, किस तरीके की ट्रैकिंग करनी है, रॉक क्लाइंबिंग और आइस क्राफ्ट किस तरीके से होता है, और इक्विपमेंट को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। क्योंकि मोस्टली ये होता है कि लोग एक टाइम बाद किसी न किसी को फॉलो करते हैं, तो फिर उनका ये ड्रीम बनता है कि मुझे ट्रैकिंग करनी है, मुझे माउंटेनिंग करनी है, तो उनको उसके पीछे की कहानी नहीं पता होती। और वही होता है कि अगर आप अच्छा एक्सपीरियंस लोगे, आपने कोर्स कर लिए, कोर्स करने के बाद आप ट्राई करो इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन के साथ आप एक्सपीडिशन करो। जब आप एक्सपीडिशन कर ले तो 1-2 एक्सपीडिशन जब आप कर ले तो आपको एक्सपीरियंस होता है, और फिर आप स्पॉन्सरशिप के लिए ट्राई करो।
और स्पॉन्सरशिप इतना आसान तो है नहीं, बट ये है कि कोशिश करते ही कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोग आपको कनेक्ट करते हैं। तो जो ये आपने इंस्टीट्यूट बताएं, कुछ अगर एक दो नाम बता पाएँ तो थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी लोगों को, भाई क्या कौन से कहाँ पर हैं, और सीजनल मेरे ख्याल से वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ये सब चीज़। तो इंस्टीट्यूट के कुछ नाम बता दीजिए जो रिकमेंड करना चाहेंगे आप। प्री मानसून और पोस्ट मानसून में बेसिकली ये कोर्स होते हैं, और जैसे जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग है पहलगाम में, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग है वो उत्तरकाशी में है, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग वो दार्जिलिंग में है, और इसके अलावा निमास करके एक इंस्टीट्यूट है वो नॉर्थ सिक्किम में है, और अबीमास मनाली में है। तो ये जो भी इंस्टीट्यूट हैं, जब हम लोग क्लाइंबिंग शुरू करते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे इनरोल करते हैं, और ऑनलाइन इनकी वेबसाइट है, वहाँ पे जाके एडमिशन करते बेसिकली कोई भी कर सकता है, इसमें ऐसा कोई लिमिटेशन तो नहीं होती है? हैं। लगभग 18 ईयर्स से 40 ईयर्स की लिमिट है, बट सपोज़ कई बार क्या होता है कि कोई बहुत ही इंटरेस्टेड है जो 40 साल का ऊपर का है, तो अगर वो स्पेशल रिक्वेस्ट करे और वो करे, उसके इंटरेस्ट को देखते हुए भी उसको सीट दी जा सकती है। बेसिकली हैं सारे गवर्नमेंट वाले, तो काफ़ी लो रेट्स होते हैं, सीटेड लिमिटेड होती हैं इसमें कुछ। जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, तो इस पर यह होता है कि गवर्नमेंट सब्सिडी के तौर पे जो एक्चुअल जो कॉस्ट होता है इन कोर्स का वो उससे बहुत ही लो होता है, तो अगर इसको अप्लाई करते हैं तो सीखने को बहुत मिलता है। तो जो भी नए लोग हैं वो इन इंस्टीट्यूट पे जो आपने बताया यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, हम नीचे डिटेल्स दे ही देंगे। और इसके साथ साथ कुछ और आप चीज़ बताना चाहेंगे माउंटेनियर के बारे में, अगर हम माउंटेन्स के बारे में, बेसिकली क्लाइंबिंग के बारे में अगर बात करें तो अभी ये मेरा पूछने का मतलब इसलिए भाई, मैं अभी रिसेंटली मैंने ऐसी बहुत सारी न्यूज़ देखी जो मिस हैपनिंग्स हुई हैं। लोग ट्रैकिंग पे चले जाते हैं और उन्हें ये नहीं पता होता ये कितना डिफ़िकल्ट है, ये कितना कैसा है। माउंटेन्स का तो वैसे ही आप नॉर्मल भी जाएंगे तो डिफ़िकल्टी रहता है, हमेशा मौसम बदल जाते हैं। तो कितना ज़रूरी है हमें ये समझना कि भाई जो ट्रैकिंग है ये प्रोफेशनल गाइड्स के थ्रू करनी चाहिए, एक प्रोफेशनल अप्रोच रखनी चाहिए हमेशा ट्रैकिंग में जाते हुए। जैसे मोस्टली हम लोग देखते हैं कि आजकल जो हमारे जो लोग हैं वो एकदम से कोविड के बाद ट्रैकिंग और माउंटेनिंग को मतलब लोग पसंद कर रहे हैं, एडवेंचर स्पोर्ट को पसंद कर रहे हैं। और कुछ तो शॉर्ट डेज के लिए होते हैं, जैसे हाइकिंग है, हाइकिंग में आप एक पॉइंट है, एक पॉइंट से ही सेम डे आप हाइक करते हैं और उसी पॉइंट पर आते हैं। ट्रैकिंग में ये रहता है कि आपको अलग अलग कैंप साइट चेंज करनी होती है, और माउंटेनिंग टोटली अलग है। तो मेन ये है कि जब भी कोई नया बंदा है वो चल रहा है, अगर कोई भी गाइड बनना चाह रहा है, तो एटलीस्ट जब वो ये कोर्सेज करता है तो उसको ये चीज़ें समझ में आ जाती है कि किस तरीके के चैलेंज हमें फेस करने हैं। वरना आजकल मैंने बहुत से देखा कि बिना एक्सपीरियंस के भी लोग ट्रैवल एजेंसी खोल लेते हैं, ट्रैकिंग गाइड खुद को बोलते हैं, और बेसिकली ये होता है कि जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं लेते हो तो आप तो जैसे ही डिफ़िकल्टीज आती हैं तो फिर वो मिस हैपनिंग होने के चांसेस वहाँ बढ़ जाते हैं। अभी रिसेंट इंसिडेंट उत्तरकाशी में हुआ था, तो जब हम लोगों ने उसको देखा कि मतलब किस तरीके की वो मिस हैपनिंग हुई थी, तो वहाँ पे यही समझ में आता है कि जो गाइड थे वो बहुत अनप्रोफेशनल थे, क्योंकि उनको इस तरीके की नॉलेज नहीं होती है। क्योंकि जब भी हम जाते हैं तो हम लोग अपने क्लाइंट को ये तो बोल देते हैं कि भाई तुम्हें वेट कैरी नहीं करना है, ये नहीं करना, पर एटलीस्ट ये होता है कि आप कुछ खाने का सामान, एटलीस्ट अपना फर्स्ट एड बॉक्स और अपनी क्लोथिंग, ये तो आपको लेके ही जाना पड़ता है। उसके लिए तो आपको कोई चाहिए नहीं ना, ये तो आपको ही पहनना है, तो ये आपको खुद लेके जाना है। बट होता क्या है कि जब हम लोग इस तरीके के काम करते हैं तो जो हमारा गाइड होता है या जो हमारा अनएक्सपीरियंस बंदा है तो वो हम लोगों को मिस गाइड कर देता है, और बाद में फिर मिस हैपनिंग होती है। तो मनीष भाई बहुत बहुत थैंक यू आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। मेरे को तो बहुत मज़ा आया, मैं पर्सनली भी काफ़ी एक्साइटेड था आपसे मिलने के लिए, आपकी पूरी जर्नी जानने के लिए, और मैं होप करता हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा हमारे पॉडकास्ट में आने के बाद में। हाँ बिल्कुल सूरज, बिहाइंड द माइक में मेरे को बुलाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और जो ये आपका इनिशिएटिव है ये बहुत ही अच्छा है, और नए लोगों को बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। और यही है कि मैं यही बोलूँगा कि मतलब जितने लोग हम लोगों को देख रहे हैं तो मैक्सिमम है कि अगर नए अपडेट्स और उसके लिए तो आप कभी भी मतलब बात कर सकते हो। तो उसके लिए ये है कि नीचे हम लिंक वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे, और मैं यही बोलूँगा कि बिहाइंड द माइक को आप फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। मैं होप करता हूँ आपका हमारा वीडियो पसंद आया है। अगर ये पॉडकास्ट, ये वीडियो आपको पसंद आई, ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।